बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये तय करना कि मैंने कौन सी गाड़ी चलानी है। जहाँ जहाँ से चीखें आ रही थी वहाँ उन्होंने एड्रेस कर दिया, पट्टी बांधी है। सैलरी क्लास जब से मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया सबसे ज्यादा टैक्स देते रहे। गाड़ी वाला बंदा एक बकरा है, जिस दिन से गाड़ी बनती है उस दिन से टैक्स लें, रजिस्टर करा के टैक्स लें, टोकन के नाम पे टैक्स लें। हेल्थ तो कभी प्रायोरिटी रही नहीं है किसी गवर्नमेंट की भी। मुझे लाहौर का ये नहीं पता मगर उन्होंने किस चीज़ का गोश्त खाया जो दाढ़ में फंस गया, ये भी तो देखना है ना। बजट आया, आवाम के लिए क्या लाया, किसी को अब तक कुछ समझ ना आया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, कुछ कुछ सस्ता, बहुत कुछ महंगा। सोलर पैनल्स और मोबाइल फोन्स पर मजीद ड्यूटी आयद, बैंक में रखी सेविंग पर भी टैक्स, कॉस्मेटिक्स और मेकअप थोड़ा सस्ता। विफाकी बजट में क्या कुछ है अच्छा, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। विफाकी बजट के बाद फाइनेंस बिल पर FBR की रिवायती टेक्निकी ब्रीफिंग मुअत्तल की हुई। सियासी हलकों में चैम गोया, क्या वाकई टैक्स कवानीन में तरमीम और नई टैक्सेशन पर मुमकिन तनकीद से बचने के लिए हुकूमत ने ये इकदाम उठाया? हकीकत से पर्दा उठाएंगे आज के प्रोग्राम में। टैक्सेस में बेपनाह इजाफा, तालीम के बजट में कमी। वफाकी हुकूमत ने आला तालीम के बजट में 20 अरब रुपए की कमी कर दी। HEC का बजट 65 अरब से 39.5 अरब पर आ गया। बजट मंजूरी के बाद जामियात को अपने इंतजामात चलाने के लिए खुद इनसारी की पॉलिसी पर अमल करना होगा। सालाना तनख्वाह पर टैक्स 30,000 से कम करके 6,000 कर दिया गया। बाकी टैक्स स्लैब्स में भी कमी। हुकूमत ने सैलरी क्लास को अपने तौर पर दिया रिलीफ, लेकिन क्या तनख्वाहदार तबके की दूर हुई तकलीफ? प्रोग्राम में जानेंगे। और पेट्रोल गाड़ी चलाकर कार्बन फैलाएं या हाइब्रिड गाड़ी में माहौल को महफूज बनाएं, दोनों सूरतों में टैक्स हुकूमत को लाजमी जमा कराएं। हुकूमत की नई ऑटोमोबाइल पॉलिसी के बाद गाड़ियों की कीमतों में क्या इजाफा मुतवक्के है, जानेंगे सुनील मंच से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और मैं हूं सादिया सैमसन एंड मैं हूं सैयद फैसल करीम। मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं, क्योंकि कुछ इस तरह का बजट आया है कि शायर फरमाता है बजट में आवाम को कुछ ऐसा रिलीफ दिया जा रही है, ना समझ आ रही है ना मजा आ रही है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब हम इतने अमीर हो गए हैं कि हम अपने जो बजट पे रिलीफ मिला है ना, सेविंग्स, इस पे भी टैक्स लगा है। हम इतने अमीर हो चुके हैं कि हम कुछ लोग जिनकी स्लैब्स हैं, कुछ लोग 26,000 रुपए बचाएंगे, कुछ लोग 32,000 रुपए बचाएंगे और उस 26,000 32,000 से बचा के ताजमहल बनाएंगे। आप करोड़पति होने जा रही है, मुझे इंटरनेशनल बैंक से कॉल आ रही है, आप करोड़पति होने जा रही है, पैसे हमारे यहाँ सेव करवाएं। So that's a big upgrade ना from receiving आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट से 20,000 रुपए मिले हैं टू वर्ल्ड बैंक से आपको फोन आ रहे हैं। लेकिन आई टेल यू, अब मुझे ये बताएं कि मैं ये डिसाइड कैसे करूं कि मैंने कौन सी गाड़ी चलानी है। ये जो पेट्रोल पे चलती है, कार्बन जो एमिट करती है, या बगैर कार्बन वाले, दोनों पे टैक्स लग गया है। बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये तय करना कि मैंने कौन सी गाड़ी चलानी है। फैसला बड़ा सदर में ना एक हाथ गाड़ी चलती है, मेरे ख्याल से हम सब उस पे आ जाए। अगर मैं ये सोचूं कि मैंने पैदल, अगर मैं ये सोचूं कि यार मैंने पैदल आना है, ठीक है, तो क्या उस पे भी टैक्स होगा? हाँ, पैदल चलने में भी टैक्स होगा ना, क्योंकि देखिए जिस पे कहा जा रहा था, आपने बात की कि अगर मैं कार्बन फैलाऊं या कार्बन बचाऊं, और अगर मैं सस्ती बिजली लूं या सस्ती बिजली बनाने की कोशिश करूं, उसमें भी लगेगा टैक्स, क्योंकि अब जो टैक्स है सोलर पैनल्स की दरामद पे भी टैक्स लगने वाला है। साइलेंट है या नहीं किसी को पता ना चल जाए। अगर फोन की घंटी बज गई ना, फोन की घंटी बज गई तो घंटी में भी लगा टैक्स। इस मौके पे मुझे मरहूम उमर शरीफ का वो बहुत पुराना डायलॉग याद आ रहा है, जिसको वो कहते हैं कि सांस लेने पे भी टैक्स, सूरज पे भी टैक्स, समंदर के पानी पे भी टैक्स। एक्चुअली भाई जब आपने सोलर पर लगा दिया टैक्स, तो भाई फिर और क्या होगा, मजीद टैक्स बढ़ गया। अच्छा, एक और चीज है, हम जो इतनी बातें कर रहे हैं, कोई नोट तो नहीं कर रहा हमें? क्यों, नोट करने पे भी टैक्स है? हो सकता है भाई, लगा दें अब, और क्या है टैक्स में। तो खैर, अब बजट आया है और आवाम के लिए पता नहीं क्या कुछ लाया है, क्या कुछ नहीं लाया है। देखिए, वज़ीर ख़जाना ने नंबर्स का ऐसा गोरख धंधा फैलाया है, सब में उसको फंसाया है, और यही कोई सवाल उठा रहा है कि भाई ये क्या बजट बनाया है। लेकिन हुकूमत जो है वो बुलंदो बांग दावे करने में लगी है। सैलरी क्लास के जो टैक्स स्लैब्स हैं उनमें माशाल्लाह से अब कमी की है, वो 2.5% हर स्लैब में कमी की। तो जो
अब 12 लाख तनख्वाह पर 30 के बजाय 6,000 टैक्स लगेगा। मतलब एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह 1 लाख तक है, जो सालाना 26,000 रुपए की बचत करेगा, इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी खुशी मुझे आज तक नहीं मिली। सारे लोग जो है ये कह के बावरे होकर सड़कों पे निकल आए हैं और हुकूमत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। Well, I have this question in my mind कि इससे जो ऊपर वाली क्लास है, यानी जिसको आपने इतना सा जो आपने रिलीफ दिया है, आप क्या करें बेसिकली? तो आप अपनी क्लासेस ही खत्म कर। पहले ही हमारे पाकिस्तान के अंदर मिडिल क्लास के अंदर भी 3 क्लास थी, एक अपर मिडिल क्लास थी, एक लोअर थी और एक उसके बीच की होती थी। जो लोअर थी वो तो खत्म हो गई है, जो बीच में आती थी वो जो है वो लोअर पे चली गई। जो अपर मिडिल क्लास थी, आई डोंट नो व्हाट दे आर थिंकिंग, हु आर वी, हम किसे बिलोंग करते हैं? अगर हमारी कॉफी पे टैक्स नहीं लगा तो कॉफी भिजवा दे। चलिए अब देखिए इतनी कमी तो हो रही है ना, अब अभी भी लोग ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए जो 1% की उन्होंने कमी बताई है ना, उससे 1% भी नहीं रुकेगा ब्रेन ड्रेन। इसी पे हम बात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, मिर्ज़ा इफ्तियार बेग साहब। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर। और कल आप भी मौजूद थे, आपने भी बजट पेश होते हुए देखा, तमाम तर चीज़ें देखी। सो यू नो एज अ बिजनेसमैन कैसा आपको ये बजट लगा है? एज अ कॉमन मैन भी कैसा आपको ये बजट लगा, ज़रा बताइए। देखिए, इस बजट में एक डायरेक्शन तो ये मिलती है कि सनत के ऊपर कोई ऐसे उन्होंने इक़दाम नहीं किए जो हम चाहते थे कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, बल्कि वो बड़ी रवायती किस्म की चीज़ें, कॉस्मेटिक, जहाँ से चीखें आ रही थी, जैसे अभी मैं आप लोगों का प्रियम्बल सुन रहा था, वहाँ उन्होंने एड्रेस कर दिया, पट्टी बांधी है। मिसाल के तौर पे तनख्वाहदार तबके के लिए हमने हमेशा कौमी असेंबली में उठाया था कि लास्ट ईयर ज़्यादा टैक्स हो गया है। बहुत से लोग कैप्टन एयरलाइंस की जॉब छोड़ के जा रहे थे, 40-40% उनका टैक्स लग गया था। उन्होंने कहा जी हम बाहर डॉलर में सैलरी लेंगे। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने तनख्वाहदार तबके पे मरहलावार स्टेज वाइज कम किया है, लेकिन वो इतना कम नहीं हुई जितना इम्पैक्ट हुआ था, ये जितना मुतवक्किल था। 10% उन्होंने सैलरी बढ़ाई है, 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक की, लेकिन पेंशन में 7% इजाफा किया गया। और उनका ये कहना है कि अफराद दर क्योंकि कम है, महंगाई की शरह नीचे है, लिहाजा 10% पेंशन हम नहीं दे सकते। 4% अगर महंगाई है तो हम 7% जो है वो पेंशन दे रहे हैं। लेकिन इसमें जो एक चीज अच्छी हुई है, जो हम हमेशा चीखते थे कि भाई कंस्ट्रक्शन सेक्टर वो सेक्टर है जो जॉब्स प्रोवाइड करता है, जो लोगों को मुलाजमतें मिलेंगी, गुर्बत में कमी आएगी, उसको आप एक्टिवेट करें। 30-40 सेक्टर इस सेक्टर से जुड़े हैं, सीमेंट सरिया के अलावा पेंट की, सैनिटरी की, टाइल्स की, उसमें उन्होंने रिलीफ दिया है और वो हमने बहुत लड़ा है कौमी असेंबली में भी, कायमा कमेटियों में भी। तो उन्होंने विदहोल्डिंग टैक्स प्रॉपर्टी पे 4 से 2.5% करा है। मैं उनको ये कहता था कि पैसा जो बाहर जा रहा है दुबई में, वो लोग प्रॉपर्टी ले लेते हैं, 4% टोटल प्रॉपर्टी खरीदने में या ट्रांसफर करने में खर्च होता है, 4.25 नहीं, 4.5 नहीं, सिर्फ 4%। तो मैंने कहा आपके 17% 18% है, लोग क्यों यहाँ पे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करेंगे? अब उन्होंने उसको 4% जो इनका विदहोल्डिंग टैक्स का, उसको 2.5% कर दिया और 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई थी ट्रांसफर ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, प्लॉटों में, घरों में, वो खत्म कर दी है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी उधर लगाते हैं जो मुज़र सेहत हो, यानी सिगरेट पे लगाते हैं, शराब पे लगती है दुनिया में। इन्होंने लास्ट ईयर लगा दी थी ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज, प्लॉट्स, मकानों के ट्रांसफर करने पे। बहुत बड़ी गलती थी। 17% पहुंच गया था टोटल इम्पैक्ट जो आता था ट्रांसफर करने से, वो हटाइए 7%, उससे एक इम्पैक्ट मिलेगा। टैक्स क्रेडिट दिया है, इस टाइम ड्यूटी इस्लामाबाद में ख़त्म की गई है। ये वो चीज़ें हैं जिनको, लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो बेचारे गरीब लोग, पेंशनर्स जो होते थे, वो अपने पैसे बैंक में रखते थे और उनको अगर उन पे जो इंटरेस्ट मिलता था उससे कम मिलता था। आपको लगता है कि जो सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया गया है मिर्जा इख्तियार साहब, आपको लगता है कि जो सैलरीड क्लास को, जी एक जुमला, हाँ जी, 15% विदहोल्डिंग टैक्स उनकी इंटरेस्ट पर काटते थे, 20% कर दिया।
और इस पे हम अपोज करेंगे बिल्कुल कि उन लोगों को जो बेचारे वाइट कॉलर हैं और बैंक में पैसे रख के अपना गुजारा करते थे, जो उनको मिला था रिटायरमेंट के वक्त, उस पे आप 15% नहीं या 20% ले लेंगे। मार्कअप वैसे ही कम हो गए, तो ये सरासर ज्यादती है। जी आप कुछ कह रही थी सादिया? जी अच्छा मिर्जा साहब, मुझे ये कहना था कि आपको क्या लगता है कि जो सैलरीड क्लास को रिलीफ दिया गया है, यानी 1 लाख वाले तक को, अब जो क्या हमारे मुल्क में 1.5 लाख वाला या 2 लाख कमाने वाला कोई बहुत लग्जूरियस ज़िंदगी गुजार रहा है? 2 या 3 बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने वाला, किराए के मकान में रहने वाला, उसका मंथली बजट, ग्रॉसरी, आपकी स्कूलिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन, दफ्तर आना, घर जाना और जितनी भी और दीगर चीज़ों की फाइनेंसिंग होती है, उसमें मैं सारी लग्जरीज निकाल दूं तो भी 1.5 लाख मेरा नहीं ख्याल कोई आराम से इसके अलावा कोई हल होता है। इस वक्त जो इन्फ्लेशन पर हम हैं, हम बार बार ये दावे कर रहे हैं कि आपकी इन्फ्लेशन नीचे आई है, नीचे आई है, नीचे आई है, बरक्स इसके सिर्फ रेशो नीचे आए, अशिया उतनी सस्ती नहीं हुई है कि मैं समझूं कि मैं अगर पहले 50,000 रुपए की ग्रॉसरी कर रही थी तो अब मैं 27,000 की ग्रॉसरी कर रही हूँ। आई एम स्टिल स्पेंडिंग 45,000 और सो, मे बी इतना ही फर्क आया होगा। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपने लाख वाले को तबके को देकर क्या समझा है? आपको लगता है कि क्या 1.5 लाख वाला या उससे 2 लाख वाला कोई बहुत सुकून की जिंदगी गुजार रहा है जो इसको आपने बिल्कुल मामूली 1% और 2% का रिलीफ दिया है? हातिम ताई की कब्र पे लात मारी है। नहीं, ये बात सही है आपने कि ये जो स्लैब में इन्होंने रिडक्शंस किए हैं वो कॉस्मेटिक हैं। वो सिर्फ आपको शोर मचा रहता तनख्वाहदार तबके का कि हमारी सैलरी, और इन्होंने वादा भी किया था कि जी हम कम करेंगे, गलती थी लास्ट ईयर, लेकिन वो उस अंदाज में कम नहीं हुए हैं, वो इम्पैक्ट नहीं हुआ है जो लगाते वक्त हुआ था। पूरे साल लोग चीखते रहे थे तमाम स्लैबों में। आप लोअर स्लैब की बात नहीं करें, अपर स्लैब में भी ज्यादती हुई। सुपर टैक्स जो लगा दिया था बैंकों पे, उस पे बड़ा उसमें भी अब कमी करी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये टैक्स ओरिएंटेड बजट है। ये मराद या रिलीफ का बहुत कम आप ढूंढेंगे तो इसको नजर आएगा। अब देखें, मोबाइल के ऊपर और सोलर पैनल पे 18% GST लगाया। चीख चीख के ये बात कह रही है कि आप सोलर पैनल की इंपोर्ट की हौसला शिकनी करना चाहती हैं। आप नहीं चाहते कि सोलर पैनल लगे मुल्क में। फिर वो जो नेट मीटरिंग में उन्होंने पहले 27 रुपए का यूनिट खरीदते थे, जो सूरज से बिजली पैदा करके हम देते थे के इलेक्ट्रिक को, अब वो 10 रुपए उन्होंने कर दिए। तो आप किसकी जगह मारेंगे? सबसे बड़ा बम सादिया जो आप देखेंगे और महसूस होगा और चुभन होगी उसकी, वो है पेट्रोलियम लीवे लगा रहे हैं जी, कार्बन लेवी, लीटर था उसको बढ़ा के। अब इख्तियार साहब, मेरा सवाल ये है कि मैं क्या डिसाइड करूं कि मैंने कौन सी गाड़ी चलानी है। आपने हाइब्रिड के ऊपर भी टैक्स किया है, आपने कार्बन लेवी के ऊपर टैक्स किया है, ओवरऑल जो कार्बन एमिशन हो रहा है उसके लिए आपके क्या इकदामात हैं? मैं कंपैरिजन कैसे ड्रॉ करूं? और ये कार्बन लेवी मुझ पे क्यों लग रही है? क्लाइमेट फाइनेंसिंग के पैसे लेने थे IMF से, और IMF की शर्त थी कि आप अपने मुल्क में कार्बन इमिशन के लिए इकदामात करें, और उन्होंने दिखाना था कि क्या किया है, नहीं तो वो पैसे नहीं मिलते। $1.3 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंसिंग IMF से दी, अभी चंद महीने पहले की बात है। तो ये आपकी गाड़ी और कार्बन इमिशन और पेट्रोलियम, उस सिलसिले में आप फंस गई हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब इख्तियार साहब, अब ज़रा क्योंकि आपका ख़ुद का कारोबार से ताल्लुक़ है, मुझे ये बताइए कि हम सुनहरा ख्वाब कब देखेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी अब एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी हो रही है रादर देन एन IMF लेड इकॉनमी, या फिर अ टैक्स लेड इकॉनमी ना? लार्ज स्केल प्रोडक्शन पिछले 3 साल मुसलसल सुकड़ रही है और बाय 1.5%। तो हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, या छोड़िए लार्ज स्केल प्रोडक्शन, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो SME, कॉटेज इंडस्ट्री, कोई भी हो, हमने हुकूमत ने क्या किया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए? हमने क्या किया है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको थोड़ी ईज़ मिले, वो चीज़ें बनाएं, हम चीज़ें बेचें? व्हाट आर वी डूइंग विद दैट? देखिए, ये बात बड़ी तशवीशनाक है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सुकड़ रही है 3 सालों से, और इस बार भी -1.5% पे आई है। ये वो है जो लोगों को मुलाजमतें देती है, मुल्क से एक्सपोर्ट डॉलर कमा के देती है, और रेवेन्यू भी यहीं से आता है।
तो ये वो कमोपूत बेटा है जो 3-3 4-4 जगह खुशहाली लाता है, लेकिन उसको पकड़ना एक बड़ी तशवीश की बात है। अब सवाल ये है, 7.5 रुपए बिजली की कीमत कम की सनतों के लिए और घरेलू सार्फिन के लिए, मार्कअप 23-24% से कम होके 11% पे आ गया है। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस नीचे हैं। और भाई ये 3 चीजें हो, और फिर भी अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं फैली, नहीं अच्छा परफॉर्म करा, तो कहीं ना कहीं मसला है आपकी पॉलिसियों में। बिल्कुल। मार्कअप तो अब 11% हो गए ना। लोग ये कहते थे कि यार 24% पे क्या सनत चलेगी, अब तो वो बात खत्म हो गई। अब तो मार्कअप 24 से 10 और 11% पे कैबोर मिल रहा है। और बिजली के रेट भी कम करे थे सनत के लिए और घरेलू सार्फिन के लिए। तो ये डिफेक्ट नहीं देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। हमें जैसे अभी आपने बताया कि हमारी इंपोर्ट लेड ग्रोथ होती है, जब हमें ग्रोथ 6-7% पे जाना होता है तो हम इंपोर्ट को लिबरलाइज कर देते हैं, उसको आसान करते। लोग धड़ाधड़ इंपोर्ट करेंगे तो रेवेन्यू भी बनेगा आपको। और IMF भी यही चाहती है कि आप इंपोर्ट खोल दें, गाड़ियां फ्री कर दें, ड्यूटियां कम कर दें। लेकिन जब 4% से ज्यादा GDP ग्रोथ ऊपर जाती है तो इकोनॉमी हीट अप हो जाती है आपकी। ये बीमारी है हमारी, अब से नहीं, पिछले 4-5 साल को उठा के देखें। 4% से ज्यादा GDP में फिर आपको इंपोर्ट की वजह से रिजर्व कम हो जाते हैं, रुपए पे दबाव आता है और अब घबरा के फिर मार्कअप रेट बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। और उसको 4 और 4.5 की सतह पे रखते हैं। तो इसका हल क्या है? हीटिंग ऑफ इकोनॉमी का हल है सिर्फ आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं। रेमिटेंसेस तो अल्लाह की शुक्र से $37 अरब के रिकॉर्ड हाई ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भेजे हैं, जिनको एक कप चाय नहीं पिलाते आप, उनका ये रिकॉर्ड रेमिटेंस 37 और 38 बिलियन डॉलर, जो एक्सपोर्ट से भी ज्यादा हो गया। हमारी एक्सपोर्ट 31-32 है। तो आपकी इकोनॉमी जब तक ग्रो नहीं करेगी, जब तक आप एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ नहीं हासिल करेंगे। अभी आप इंपोर्ट लेड ग्रोथ करते हैं लेकिन रिजर्व नहीं है आपके पास। जब रिजर्व कम होना शुरू करते हैं तो इंपोर्ट पे फिर पाबंदियां लगा देते हैं आप। ये है एग्जैक्टली। और अभी एक एनालिसिस ये भी इसके ऊपर आ रहा है कि अभी तो आपके ऊपर IMF का प्रेशर है, एंड दैट इज व्हाई यू बीन एबल टू लीड योर पॉलिसीज विद डिसिप्लिन। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा? बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इख्तियार साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, अपना तज्ज़िया जो बजट पेश किया गया उसके ऊपर हमारे साथ शेयर किया। अच्छा सादिया, आपको भी और नाज़रीन को भी याद होगा, बजट से कबल ईद के जो तीसरे दिन में हमने शो किया था, उसमें माहिर माशियात थे नौमान अब्दुल मजीद साहब, और उनसे जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने जब हम उनसे पूछ रहे थे कि जी क्या चाहेंगे, क्या इस्लाहात चाहेंगे आप, तो उन्होंने एजुकेशन और तालीम के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की थी, वो जो है बड़ी अहम थी कि जी आप तालीम पे इन्वेस्ट करें। और जब तक आप तालीम पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप तालीम बजट में उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो आप भले से कितना ही कहते रहे कि जी आपके यहाँ नौजवानों की तादाद बहुत बड़ी है, उस नौजवान को एजुकेट भी तो करना है ना। तो वो आपको नजर आया? डिड यू सी दैट इन यस्टरडेज बजट? नहीं, मुझे कल का बजट में तो नजर नहीं आया, लेकिन एक चीज़ ज़रूर नजर आई कि क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तालीम जो है वो अब वफाकी से अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन गया ना। विफाक जो है वो HSC और इनके लिए यूनिवर्सिटीज़ को एलोकेट करेगा। तो चलिए अगर विफाक की सतह पे ही अगर बात कर लें तो पिछले साल HSC का जो मुख्तस थी रकम 65 अरब रुपए थी, जो कि ऑब्वियसली कम थी। इस बार उसको तकरीबन आधा हाथ कर दिया गया, 39.5 अरब उसको कर दिया गया। एक तो चीज़ ये, दूसरा ये कि अगर तो चलिए अगर आप बात कर लेते हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स की ही, तो कल जो सर्वे आया वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का था। सिंध की अगर बात करें, सिंध के सरकारी स्कूलों में जो हालात हैं बहुत बुरे हैं। चलिए इस पे एक चीज़ ये ज़रूर है कि जी तबाह हाल जो है सैलाब से और दिस एंड ऑल दैट, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सिचुएशन ख़राब है। लेकिन उससे पहले भी बिफोर फ्लड्स पेरिस था, हाँ यही था ना। तो हम बात कर लेते हैं चेयरमैन HSC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। ये बजट में कटौती, कितना बड़ा डेंट लगेगा इससे हायर एजुकेशन को सर?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। दो किस्म का हमारा बजट होता है, जो एक ऑपरेशन बजट जिसको रेकरिंग बजट कहते हैं और दूसरा डेवलपमेंट का बजट होता है जी। और एक चीज समझनी चाहिए, हमें शुरू से अंदाजा हो गया था जब ये अल्लाह ने किया, हमने एक अच्छी वार हमारी कौम ने लड़ी, हमारे लीडर्स ने, हमारी आर्मीज ने, फोर्सेस ने, सब ने, तो हमें अंदाजा था कि इसकी कास्ट पे करनी पड़ेगी। और देयर इज नो हार्म, आई थिंक व्हेन द सिचुएशन कम के मुल्क की सर्वाइवल है तो अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। हम तो उससे नबी के मानने वाले हैं जिन्होंने खंदके खोदने के लिए अपने पेट पे पत्थर बांधे थे। तो पॉइंट इज कि जी ऑपरेशन रेकरिंग कंपोनेंट, आई अप्रिशिएट द प्राइम मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट फेडरल को कि 2 के 18 अमेंडमेंट हो चुकी है। सूबों की जिम्मेदारी है कि वो अपने यूनिवर्सिटियों के खर्चात खुद उठाए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट स्टिल कंटिन्यूइंग। 65 बिलियन हमारा पिछले 2018, 17, 18 से आ रहा है। उसी पे इस दफा भी हमें बताया गया था कि शायद सूबों को हम गवर्नमेंट फंड नहीं करेगी, लेकिन वी अप्रिशिएट कि एटलीस्ट ऑपरेशन के लिए उन्होंने कंटिन्यू किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बाकी सूबे भी सूबा सिंध की तरह अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए साइजेबल फंड रखेंगे जो उनके पास रिसोर्सेज है। जो आपने डेवलपमेंट बजट की बात की है, नेचुरली वो बहुत से काम स्लो हो जाएंगे, रुक जाएंगे, क्योंकि हम फेज मैनर में काम करते हैं कि एकदम आप बिल्कुल चीज़ें नहीं बनाते। जब यूनिवर्सिटियाँ शुरू करती हैं कोई प्रोग्राम तो उसके लिए पहले 2 साल के लिए हम वर्किंग करके गवर्नमेंट से रिसोर्सेज की बुनियाद पे लेके काम शुरू करते हैं, फिर अगले 2 साल के अगले फेज में आता है, तो नेचुरली कुछ चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, लेकिन वी आर रेडी फॉर दैट। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी यूनिवर्सिटियों के साथ हम कंसेंसस से प्रायोरिटी वाइज करेंगे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जो बच्चे बच्चियाँ बाहर पढ़ने गए हुए हैं उनको सेफ गार्ड किया जाए। सेकेंड प्रायोरिटी वो होगी कि जिसमें क्रूशल किस्म के इक्विपमेंट हैं इस तरह के जो अपडेटेड होने की ज़रूरत है, उसकी तरफ आएंगे। फिर ये प्रायोरिटी होगी कि जिनका 90% या 80% से ऊपर काम हो चुका है उसको क्लोज करें ताकि वो प्रोजेक्ट क्लोज हो सके। तो मुश्किल टाइम आता है, अल्लाह करेगा ये गुजर जाएगा, इससे अच्छे भी हालात रहे हैं, आगे भी अच्छे आएंगे। ऑलरेडी ये सर ये आपसे रिलेटेड तो नहीं है, बट चूँकि अब फेडरल ने अपने अलाउंसेस में डबल तक का इजाफा कर दिया है, सो आई एम वंडरिंग कि जब आप ये बात करते हैं कि आपने डिफेंस के लिए ऑब्वियसली वो वक्त की ज़रूरत है, लेकिन आपने अपने अलाउंसेस डबल करे हैं, तो जो आम आदमी होता है वो सोचता है कि भाई मेरा तो पेट कट रहा है बिकॉज मैं एक सैलरीड पेइंग पर्सन हूँ। वेल इट इज़ नॉट रिलेटेड टू यू, लेकिन जो बात हो रही थी तो आई हैड टू कमेंट ऑन दिस। 170 मंसूबों के लिए ये रकम मुख्तस की गई है व्हेन दे से कि जी हायर एजुकेशन के लिए। सो कैन वी गेट अ लिटिल डीप कि ये मंसूबों की टाइप क्या है? 170 नहीं है, जो शुरू में हमने प्रपोजल दी थी 70+ बिलियन की, उसमें हमने नए प्रोजेक्ट काफ़ी सारे, क्योंकि बड़े अरसे से यूनिवर्सिटियों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्लो में थे, फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजरे हम, तो अल्लाह ने किया उसमें से निकले थे, लेकिन ऊपर से ये वाला मसला आ गया। तो वो प्रपोजल थी वो जो शुरू में 159 के करीब प्रोजेक्ट थे टोटल, जो जिसको ये सारी फंडिंग होनी थी। लेकिन अब जो है ना, वो जो नए प्रोजेक्ट है उसके बहुत से प्रोजेक्ट हमने अभी वक्ती तौर पे बैक बर्नर पे डाल दिए कि जैसे ही अल्लाह करता है हालात बेहतर होते हैं तो उनको लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त प्रायोरिटी, जैसे आपने कहा कि मेन प्रायोरिटी ये है कि हमने स्कॉलरशिप, जो बच्चे बाहर इस वक्त पढ़ रहे हैं 3000 के करीब है, PhD, MS, पोस्ट डॉक इस तरह के प्रोग्राम में गए हुए, उनको प्रोटेक्ट करना है। जो प्रोजेक्ट जो क्लोजिंग के नज़दीक आए हुए उनको क्लोज करना ताकि उसकी कास्ट एस्केलेशन ना हो सके। और जो क्रूशियल किस्म के प्रोजेक्ट होंगे, कुछ जो नेशनल इंटरेस्ट के होंगे, उसको इंशाल्लाह हम पुश करेंगे। और इसमें भी हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना शेयर डालें और जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें 50% कास्ट बेयरिंग को वो भी करें। ठीक है। अच्छा सर, यू बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, मैं आपसे HEC से एक चीज़ अलग होकर भी ज़रूर आपसे सवाल करूँ, क्योंकि आपने ग्रास रूट लेवल पे भी हमारा जो एजुकेशन के मामलात हैं वो भी आपने एक्सपीरियंस किए हैं। सो आप छोड़िए, भारत को छोड़िए, हमारा ये कभी हिस्सा हुआ करता था बांग्लादेश। मैं अगर 2024-25 की बात करूँ तो हमने उस फिस्कल ईयर में टोटल एजुकेशन का जो बजट था हमारा, वो हमने सिर्फ 1% से बढ़ाया था। इट वाज 103 बिलियन। बांग्लादेश में 27% इंक्रीज़ था उनका एजुकेशन बजट, और वो जो उनका बजट था वो उनकी GDP का 2.1% था। हमारा जो एजुकेशन है ऑन दी होल, नॉट ओनली हायर एजुकेशन, लेकिन ऑन दी होल हमारी प्रायोरिटी एज अ नेशन, प्रोफेसर साहब, तालीम को लेके ऐसे क्यों है? और ये ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस तो अभी हुआ ना 2025 में। एक लंबे अरसे से हम तालीम की नेगेशन देख रहे हैं इन बजट। सो मैं चाहूँगा थोड़े से आप इस पे भी रोशनी। शायद मेरी बात से कुछ लोग खफा भी हों। अगर हमने प्रायोरिटी सही सेट की होती तो बांग्लादेश ना बनता। अब अगर हमने प्रायोरिटी सही रखी होती तो मेरा ख्याल है आज जो हमारी सफरिंग वो ना आती कि हम थोड़े थोड़े कर्जे को रीस्केड्यूल करने पे भी
बड़े खुश होते हैं कि हमें कर्जा मिल रहा है या कर्जा रिस्केड्यूल हो रहा है। नेचुरली प्रायोरिटी को फिक्स करने की जरूरत है। देखें, जो मर्जी हो जाए, तालीम और हेल्थ पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। फूड सिक्योरिटी पे और नेशनल सिक्योरिटी पे, ये 3-4 चीजें बुनियादी हैं जिन कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो ये तो प्रायोरिटी की बात है जी। मैं जो एजुकेशन समझता हूँ कि एजुकेशन में तो बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, ना हेल्थ में। अगर हम एजुकेशन और हेल्थ को सेव कर लिया तो कुछ नहीं होता। इंशाल्लाह पाकिस्तान फ्लरिश करेगा और प्रॉस्परस करेगा फ्यूचर। ऑलराइट, थैंक यू सो वेरी मच प्रोफेसर। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। आपने वक्त निकाला और हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि ये जो बजट एलोकेट किया गया है इसके पीछे लॉजिक का क्या है। बट नहीं, लेकिन हम इसमें मज़ीद आगे आने वाले शोज़ में लाजमी बात करेंगे। ख़ास तौर पे अभी तो देखिए, अभी तो तजावीज़ हैं, फिर उसके बाद प्रोविंशियल आएगा। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। मीनवाइल टैक्स शुदा कॉफ़ी हमारे पास आ चुकी है, तो इस नए टैक्स में कितनी कड़वाहट है वो कॉफ़ी पीने से अंदाज़ होगा। आप ब्रेक लीजिए। मेरी थोड़ी मीठी है। एक बार फिर आपको कहें कि खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अगर आपको लग रहा है कि अभी भी बजट ट्रांसमिशन चल रही है तो यू आर पार्टली राइट, यू आर पार्टली रॉन्ग, क्योंकि ट्रांसमिशन का तो कल अख्ताम हो गया था। लेकिन क्योंकि बजट जो है पाकिस्तान में आता है तो ये होता है जलजला और आफ्टर शॉक्स तो फिर आते ही हैं। मुझे फैसल ऐसा लगता है कि लोग खुद ही इससे अभी तक निकले नहीं है बाहर। यही तो कह रहा हूँ मैं, वो जो जलजला आता है ना उसके आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला पीपल वांट टू नो मोर। एक और चीज जो कल हुई कि कल जो एफबीआर की प्रेशर नहीं हुई, आई एम रियली कंसर्न। यू नो, लोगों को भी बड़ा परेशान किया। देयर पीपल, चूंकि हम उस फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं फैसल, आई हैव लिटरली रिसीव मैसेजेस इसके ऊपर कितना टैक्स लगा है, वो स्पीच में तो ऐसा कुछ बताया नहीं था। सो देयर आर वेरी लाइक कैसे कहते हैं वेग चीजें हुई हैं कल, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, उनको कंफ्यूजन है कि भाई कहाँ कितना टैक्स डाल दिया। आम जबान में आपको ये समझा देते हैं कि जब ये चीज़ आती है बजट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो टैक्स के तकनीकी पहलुओं से आगाह इसमें किया जाता है। इस बार ऐसा हुआ नहीं है और उसके बाद फिर चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या जो टैक्सेशन पर तनकीद होने जा रही थी उससे बचने आप कब तक बचेंगे? मेरे ख्याल से नहीं बच सकते। तो इस पे हम बात भी कर लेते हैं कि क्या कोई पर्दादारी है या फिर क्या मामलात हैं। सदर टैक्स बार एसोसिएशन अनवर काशिफ मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर काशिफ साहब, सुबह खैर और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि इस टैक्स को आप कैसा देखते हैं जो कल पेश किया गया? बहुत शुक्रिया आपका। बेसिकली जो ओवरऑल जो बजट है वो ऐसे ही है जैसे कि ये मतलब एक फिक्स मैच है, बिकॉज ये ऐसे ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कहीं पे कुछ रेट ऑफ टैक्स कम कर दिया जाएगा, कहीं पे जो है कुछ रेट ऑफ टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे ही किया गया है। अब सैलरी क्लास के लिए उन्होंने कोई थोड़ा बहुत रिडक्शन किया है, लेकिन जाहिर सी बात है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है जिससे सैलरी क्लास कोई रिलीफ फील करें। तो मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेड बजट है, और इसमें क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में आपकी इतनी इनपुट होती नहीं है बजट को लेआउट को बनाने में, तो मेरे ख्याल में आईएमएफ की टीम उसको बनाती है जिस तरह उनको लगता है कि अहदाफ कैसे हमने कलेक्ट करने हैं, रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, और सबसे ज़्यादा उनका एजेंडा ये होता है कि उनके पैसे जो है उनका जो इंटरेस्ट है, मार्कअप है, वो टाइमली पे हो और रीपेमेंट हो उनकी। राइट। अनिल साहब, मुझे ये बताइएगा कि कुछ इंसाइट है आपको, क्योंकि हम थोड़ा कन्फ्यूजन में है। वी वर एक्सपेक्टिंग अ प्रेशर कि ज़रा डिटेल चीज़ें, बिकॉज हम आपको भी पता है कि कितना ज़्यादा शोर शराबे में स्पीच दी जा रही होती है, बजट पेश किया जाता है, हाफ ऑफ द थिंग्स तो मिस आउट हो जाती हैं, और ये एक रूटीन है कि उसके बाद एक प्रेशर होता ही है, टैक्सेशन के बारे में डिटेल्स आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है। आज दोपहर में एक्सपेक्टेड है। अच्छा, सही है। सो दिस डिले वाज नॉट अ प्लान डिले, लुक्स लाइक कि कोई अदरवाइज कोई वजह होगी। नो, आई डोंट थिंक सो। राइट। अच्छा, अब मुझे ज़रा इस पर बताइएगा कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि थोड़ी क्लैरिटी आएगी कि एग्रीकल्चर के ऊपर कितना टैक्स है, होल सेलर पे कितना है, रिटेलर पर कितना है, बिजनेसमैन से कितना टैक्स कलेक्ट किया जाएगा इस दफ़ा, उससे कितना करेंगे। क्योंकि जो मुझे, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा, पिछली दफ़ा के जो अहदाफ हैं उसमें हासिल हुए, उसमें अप्रॉक्सीमेटली सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो सैलरीड नहीं दिया है। लेकिन मुझे कैसे पता चले कि वो जो आपने ताजिर दो स्कीम निकाली थी जिससे आप सिर्फ अनऑफिशियली जो नंबर्स आ रहे हैं 40 लाख ही कलेक्ट कर पाए हैं, तो मैं कैसे कंपैरिजन ड्रॉ करूं कि पिछली दफ़ा कितना टैक्स आपने बिजनेस करने वाले से लिया और इस दफ़ा कितना लेंगे? देखें, ये कंपैरिजन कोई है नहीं।
सैलरीड क्लास जब से मैंने इस प्रोफेशन को ज्वाइन किया सबसे ज़्यादा टैक्स देते रहे हैं, आज की बात नहीं है। और वो इसलिए कि सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट होते हैं। आपका एम्प्लॉयर जो आपकी सैलरी देते हुए आपका टैक्स प्रॉपरली डिडक्ट करता है एज पर द रेट एप्लीकेबल, उसमें कोई गुंजाइश नहीं देता। तो वो जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स जो सिग्निफिकेंट डेमोग्राफ है इस वक्त टैक्स फाइलर्स का पाकिस्तान में, उसमें सबसे ज़्यादा जो है ये सैलरीड क्लास हैं। ये अपनी जगह बात है। जो आपने बात की कि एग्रीकल्चर इनकम की, तो वो सूबों का टैक्स है और उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कि इसी साल इस फिस्कल ईयर में वो इम्प्लीमेंट हुआ है, बड़ा बाय फोर्स IMF ने उसको इम्प्लीमेंट करवाया है। अब वो उसको पता है, आपको पता है कि पाकिस्तान में एक तो ना करने की चीज़ होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिले की जाती हैं वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से। तो मैं देख रहा हूँ कि एग्रीकल्चर पे इतनी जल्दी जो है वो टैक्सेशन का मामला आपको नज़र नहीं आएंगे। जहाँ तक आपने बिजनेस की बात की, तो बिजनेस में हमेशा ये बिगाड़ रहा है। उसकी वजह ये है कि वो डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट नहीं है। उसको कोशिश करने के लिए ताजिद दोस्त स्कीम लाएगी, तो उन्होंने जो उसका जवाब दिया वो बहुत ही भयानक अंदाज में दिया। उन्होंने कहा हमें कोई दोस्ती नहीं चाहिए हुकूमत से, ना हम टैक्स देने को तैयार हैं, ना हम इस पे बात करने को तैयार हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत जो है उनके सामने सरनगू हो गई और उन्होंने अपनी कोई रेट कायम नहीं कर सकी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ये बात पता होनी चाहिए कि ये हुकूमत की रेट इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी कायम होनी चाहिए। और वहाँ पे उनको जो है उन लोगों को जो लायबल हैं, जो कि बिजनेस कर रहे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, इस मुल्क से पैसा कमा रहे हैं, उनको इस मुल्क के एक्सचेकर में टैक्स देना चाहिए। लेकिन ये अब सप्लाई चेन जब तक डॉक्यूमेंट नहीं होगी, और वो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि डिजिटलाइजेशन के जरिए डॉक्यूमेंट हो सकती है अगर आप सही तौर पे इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन के लिए पॉलिटिकल विल नहीं है। दूसरी ये है कि पीपल्स विश भी नहीं है, लोग देना भी नहीं चाहते। तो अनवर साहब हमने 3 साल पहले ही जाना शुरू कर दिया था ना, फिर क्या हुआ उस डिजिटाइजेशन का? अदरवाइज जब हम फाइलिंग की बात करते हैं कि जी नॉन फाइलर जो है उसे टैक्स नेट में लेकर आना है, और वो उसका क्या हुआ? हाँ जी, कव्वा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। तो वो जो सूरत हाल है उसमें आधा तीतर और आधा बटेर हो गया। मतलब वो उसमें पूरी तरह जा नहीं सके। देखें, बात ये होती है यहाँ पे जब तक वेस्टेड इंटरेस्ट रहेंगे टैक्सेशन के मामलात में, जब तक ये सूरत हाल ऐसी ही रहेगी, जब तक आपकी फिर मतलब मैं तो ना ही समझू ना, बिकॉज हमारे पास घूम फिर के किसकी हुकूमत है? घूम फिर मतलब हम वही लोग हैं, वही देखते हैं। सो व्हाट आर वी लुकिंग एट? में चेंजेस अभी तो IMF का हमारे सर पे तलवार लटक रही है, व्हेन इट इज नॉट देयर, फिर क्या? देखिए, IMF की तलवार तो हम खुद लटकाते हैं ना। हम अपना टैक्स निज़ाम बेहतर करें तो पाकिस्तान में पोटेंशियल है। मैं और आप जो हैं इसको विटनेस करते हैं डेली। आप रोड पे निकलती हैं, आपको दुनिया की हर गाड़ी नज़र आती है, हर लेटेस्ट वर्जन गाड़ी का नज़र आता है। आप देखती हैं फ्लाइट बने जा रहे हैं, आप देखती हैं लोग फ्लाइट में जाते हैं उनको टिकट नहीं मिलता अगर वो डिले करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो रही है, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं आ रहा। उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट के इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट की विल नहीं है, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। अब मैं सिर्फ गवर्नमेंट की मतलब पूरी मशीनरी जिस है ना, वो उसको एग्जीक्यूट करने में नाकाम हो रही है अभी तक। अब वो IMF उनको पुश तो कर, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करना चाहेंगे, जब तक आप अपना घर खुद नहीं संवारना चाहेंगे, वो नहीं हो सकता ना। लेकिन जब तक नहीं हो सकता। अनवर साहब कैसे संवरेगा? एक चीज़ और है, फिर हमारे साथ क्योंकि सैलरी क्लास अलायंस के भी हैं, उनको आपके साथ ही हम शामिल करें गुफ्तगू में। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने बचाए जी अपने महाना 50 मैंने बचा लिए ना, मैंने वो बचत की अनवर साहब कि जिस पे मैं टैक्स दे चुका हूँ, सैलरी क्लास में मैं दे चुका हूँ, दे के मैंने बैंक में रखे कि जी चले मैं ना ओल्ड एज के लिए करूँ। उस टैक्स कटे हुए पैसे पे भी टैक्स लगा दिया आपने। फिर अगर कोई स्टॉक्स खेल रहा है जिस पे वो कटा के आ रहा है, उस पर भी टैक्स लगा दिया। और अगर मैंने किसी फिक्स्ड इनकम में डाल दिए पैसे वो भी, तो ये टैक्स शुदा अमाउंट पे भी टैक्स, ये तो कमर तोड़े पे तोड़े जा रहे हैं। इस तरह तो लोगों में सेविंग की भी हौसला शिकनी होगी, दीगर चीज़ों की भी हौसला शिकनी होगी। देखिए, आपकी बात बजा है, ये इस तरह देखा जा सकता है इसको, लेकिन इस तरह भी देखा जाता है इसको कि इसमें लोग जो हैं वो अपनी जो प्रॉफिट्स होते हैं दुनिया में कहीं भी, अगर इन्वेस्टमेंट्स के या फिक्स प्रॉफिट होते हैं उन पर टैक्स होता है। अब रेट पे आप शायद कह सकते हैं कि रेट ऑफ टैक्स कम है, लेकिन हर सोर्स ऑफ इनकम को टैक्स होने। इस साल एक जो अच्छी बात है, पेंशन को उन्होंने लेके आए हैं टैक्स में 5% पे लेके आए हैं, लेकिन टैक्स लेके आए हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि हर सोर्स ऑफ इनकम पे टैक्स होना चाहिए। इशू ये है नहीं। इशू ये है कि हर सेगमेंट जब आ जाएगा, जब पाई बड़ा हो जाएगा, तो आपको जो एक फ्रस्ट्रेशन है वो आपकी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। इसलिए कि आपको पता चलेगा कि यार दूसरे लोग भी टैक्स दे रहे हैं, वो भी नेट में है। तो पाकिस्तान के इस वक्त जो टैक्स फाइलर्स हैं वो 50 लाख के करीब हैं, जबकि वो कोई 2.5
2.5 करोड़ से 5 करोड़ के दरमियान होने चाहिए। तो अब आप बताएं कितना बड़ा गैप है। अब इस गैप की वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। आप जब सैलरी अपनी लेके जाते हैं जिसमें आधा टैक्स कट जाता है और आपको आधी सैलरी मिलती है और आपको जाके अपने बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है, आपने जाके अपने हेल्थ का भी इंतजाम करना है, खुद उसी तनख्वाह से ट्रांसपोर्टेशन को भी देना है। Exactly. तो फिर ये आपको फ्रस्ट्रेशन डबल हो जाती है इसमें। Exactly. उसके बाद जब मुझे ये पता हो, यू हैव समथिंग टू से? हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे साथ आप मौजूद रहिएगा अनवर साहब, आपने जब सैलरी क्लास की अभी दी है तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि कल 2.5% हर स्लैब से मिन्हा हुआ है, लेकिन क्या वो कितना ज़्यादा हौसला अफजा है। सैलरी क्लास अलायंस ऑफ पाकिस्तान से नासिर हुसैन तबानी साहब हमारे साथ मौजूद है। नासिर साहब, आपको भी हम वेलकम करते हैं। अनवर साहब तुम्हारे साथ है मौजूद। तो नासिर साहब, ख्वाहिशात पूरी हुई हैं सैलरी क्लास की? ख्वाहिशात क्या, दरखास्त? थैंक यू वेरी मच अगेन टू गिव द अपॉर्चुनिटी। देखें, सैलरी क्लास अलायंस पाकिस्तान ने बहुत बेसिक से मुताबिक किए थे कि इनकम जो 1 लाख रुपए माहाना इनकम है उसको पूरी तरह टैक्स एग्जम्प्ट किया जाए। तो किसी हद तक वो मुतालबा पूरा हुआ है कि जो 1 लाख रुपए माहाना पे टैक्स जो पहले 5% तक था उसको 1% कर दिया। चलें, अच्छी खुशहाल बात है। लेकिन इससे आगे के स्लैब्स में जो 15% था उसको 12.5 कर दिया है, जो 25 था उसको 22 किया है, लेकिन जो हायर स्लैब है जो 35% उस पे से टैक्स रेट नहीं कम किया है। और जो टैक्स और टैक्स यानी कि जो सरचार्ज लगा हुआ था वो भी एक यूनिक मिसाल है कि सैलरी क्लास पे वो लगाया गया है, जो ज़्यादा काबिल लोग हैं उन पर लगा दिया गया है, उसको 10% से 9% किया। तो बड़ी ये टोकन किस्म की रिलीफ दी है गवर्नमेंट ने। और उसके साथ जो हमारे मुतालबात थे कि जो टैक्स 2022-23 के रेट है वो बाहर किए जाएं, जो टैक्स क्रेडिट मिलता था लोगों को, सिर्फ सैलरी क्लास को नहीं और लोगों को भी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने का, एजुकेशन फीस वगैरह का, उसकी भी रिलीफ बहाल किए जाए, वो रिलीफ नहीं बहाल किए गए। तो जो इफेक्टिव इम्पैक्ट रिडक्शन वो शायद 1 से 1.5% से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो कैलकुलेशन अभी सामने आई है उसके हिसाब से तकरीबन 7,000 रुपये कम का इम्पैक्ट आ रहा है लोगों की टैक्स सेविंग में। यानी कि जो पिछले 3 सालों में 30 से 40% टैक्स रेट बढ़ाया गया उसमें शायद 1-1.5% की कमी कर दी गई है। तो बिल्कुल जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत कम रिलीफ मिला है। राइट। अच्छा, मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ? मैंने जो 4 लाख वाला है वो भी कोई बहुत सुखी ज़िंदगी नहीं कमा। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ कि आपकी इन्फ्लेशन का हाल ये है कि ठीक है, अपेरेंटली आप 4 लाख कमा रहे हैं, लेकिन वो 4 लाख वाला भी पूरा नहीं कर पाता, तो मैं 3 लाख और 2 लाख वाले के लिए तो क्या ही सोचूं। तो इधर लग्जरी तो ख़त्म ही हो गई है। जो हम अपर क्लास बात कर रहे थे वो ऑलमोस्ट डिमिनिश हो गई है। जब आपने तजावीज़ दी तो उन तजावीज़ में क्या ये शामिल था कि आप ओवरऑल जो क्लास है, ओवरऑल जो सैलरीड क्लास है, उसके लिए आप क्या नया पैकेज लेंगे? बस कान इधर से पकड़ूँ या उधर से? आप मेरे पे कार्बन लेवी भी लगाएंगे, मैं ऑनलाइन शॉपिंग करूंगी उस पर भी पैसे दूंगी, 18% सेल्स टैक्स दूंगी, तो जो मैंने पैसे पेट्रोल में बचाए थे वो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करके वो मैं वहाँ पे पे कर रही होंगी। एंड अदरवाइज मैं क्या मतलब हर चीज़ की जिम्मेदारी जो रेगुलर बेसिस पे कम्यूट कर रहा है इंसान दफ्तर जाने आने के लिए वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए कोई आपने तजवीज़ दी थी या इस वक्त कोई दिलासा मिला है आप लोगों को कि भाई अगली दफ़ा कुछ और हो जाएगा? जी बिल्कुल। देखें, हम जैसे कल भी हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि टैक्स बेस ब्रॉडन होनी चाहिए और टैक्स देना सबकी जिम्मेदारी, ये सिर्फ सैलरी क्लास की जिम्मेदारी नहीं है जो अपनी इनकम पे टैक्स दे रहे हैं। और देखिए ये बात भी नोट की जाए, जो सैलरी वाले लोग हैं वो अपनी ग्रॉस इनकम पे टैक्स देते हैं। ये कोई बिजनेस नहीं कि जो अपने नेट प्रॉफिट पे टैक्स दे जिसमें सारे खर्चे आपको महीना करने की इजाजत हो आपकी इनकम में से, तो सारी आप ग्रॉस इनकम पे टैक्स दे रहे हैं। टैक्स रेट अगर ग्रॉस पे अप्लाई किए जाते हैं तो वहाँ रेट्स कम होते हैं। हमारे मुल्क में एक तो सैलरी क्लास के हर चीज को टैक्स कर दे, इवन जो नॉन कैश बेनिफिट्स हैं वो भी टैक्स हो जाते हैं, तो रेट वैसे ही बहुत ज्यादा चला जाता है। फिर अगर जो ये टोकन रिलीफ दी है, अगर 7,000 रुपए पर मंथ की रिलीफ है या कार्बन लेवी लगा दी तो 3-4 हज़ार रुपए पर मंथ तो लोगों के पेट्रोल में एक्स्ट्रा खर्च हो जाएंगे। और आप उन लोगों का सोचे, जैसे आपने बात की इन्फ्लेशन की, बेस इतनी ज्यादा है कि इस साल अगर 6% 5% की इन्फ्लेशन आ रही है तो वो हाई बेस इफेक्ट की वजह से स्टिल मैं तो उस वक्त समझू ना कि जब मुझे पता है कि मेरे घर के पार से एक पॉइंट चलता है जो मेरे दफ्तर तक जाता है और कार्बन लेवी की जगह वो गाड़ी आपने इलेक्ट्रिक वहाँ रखी हुई खड़ी हुई है, मैं स्टॉप से लूंगी, यहाँ आ जाऊंगी, तो मुझे समझ में आता है कोई इकदाम तो है नहीं ना। तो आपने ये कार्बन लेवी क्या सेंस बनती है इसकी? मतलब आप सोचे जो लोग अपने
एंड्स मीट करने के लिए किसी राइड हेलिंग सर्विस पे बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, या कोई फूड डिलीवरी सर्विस कर रहे हैं, उसको भी तो ये कार्बन लेवी देनी पड़ेगी, उसका भी तो खर्चा बढ़ेगा। तो मतलब अगर हमारे मुल्क में ऑल्टरनेट मीन्स हो तो हम इसकी करें ना कि जो लोग गाड़ियां चलाने का शौक है भाई उनका कार्बन लेवी लगा दो, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। देखिए यही बात है ना कि इस बजट में वही बात आ गई कि क्रिएटिविटी नहीं दिख रही, टैक्स बेस बढ़ाने के इम्पैक्ट नहीं दिख रहे। देखिए नॉन फाइलर पे जो हम कैश विड्रॉल पे टैक्स बढ़ा रहे हैं या दूसरे मेजर कर रहे हैं, बात यह है कि उससे कितने नए टैक्स फाइलर हमारे टैक्स नेट के अंदर आए। जो आपके 50 लाख लोग के करीब रिटर्न फाइल कर रहे हैं, वो भी डेट एक्सटेंड होती रहती है उसके बाद, उसमें से शायद आधे तो वो हैं जो नील टैक्स रिटर्न फाइल करें जस्ट टू कीप देमसेल्फ एज अ फाइलर। स्टिल दे हैव लॉट ऑफ इनकम, डिस्पोज इनकम, प्रॉपर्टी वो खरीद रहे, प्रॉपर्टी सैलरी वाला तो नहीं खरीद। नासिर साहब सिर्फ मुझे फिगर बताइएगा, सैलरी क्लास ने कितना टैक्स दिया है सर पिछले इसमें? 500 बिलियन सर 11 महीनों के जो नंबर्स हैं वो 500 बिलियन है, पिछले पूरे साल 368। ठीक है, 500 बिलियन। अब मैं इस फिगर को लेके जा रहा हूं अनवर साहब के पास। अनवर साहब, सैलरी क्लास ने दिया है 500 बिलियन का टैक्स, और सिर्फ अकॉर्डिंग टू एफबीआर सिर्फ 2 सेक्टर्स जिसमें टोबैको और पोल्ट्री हैं, इनको मिला के 400 बिलियन टैक्स इवेजन है भाई साहब, 400 बिलियन का टैक्स इवेजन। तो हम जो एक तरफ से दे रहे हैं दूसरी तरफ से वो चोरी होता जा रहा है। सो हम ये कब तक हम ये सहते रहेंगे? देखें, पहले मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं आप जो बात हो रही थी ना उसकी तरफ आता हूं। जी जी प्लीज। ये जो सैलरी वाले से बात हो रही थी ना, देखें आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको कोई 20 से 25% का कोई टैक्स रिबेट स्लैश मिल जाएगा। ये 5-10% की स्लैश मिलेगा, इससे ज़्यादा चाहे आप आज ले लें कल ले लें कभी भी नहीं होगा। असल में जो डिमांड होनी चाहिए ना वो ये है कि आपको इंसेंटिव क्या मिल रहा है उसके अगेंस्ट, ये डिमांड जो है ना गवर्नमेंट को देनी चाहिए कि आप सैलरीड वालों को एक कार्ड बना के दें जो टैक्स पेयर है उनके लिए, अच्छे हॉस्पिटल में कोई रिडक्शन हो उनके लिए, स्कूलों में कोई रिडक्शन हो, इस तरह की चीज होती है। इसलिए कि अगर आप ये देखते हैं ना, आप दुबई और सऊदी अरब से अपने आप को कंपेयर ना करें, आप जो टैक्स इकोनॉमी से कंपेयर करें तो ये रेट को इतना ज़्यादा कम नहीं हो सकेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये आदमी सोचता है कि यार ये कोई 25% कम हो जाएगा, तो 25% कम नहीं हो सकेगा ये। लेकिन मेरे ख्याल में जो प्रेशर डालने की ज़रूरत है वो ये है कि इंसेंटिवाइज करें, ट्रांसपोर्टेशन में कोई रिबेट दें, और उसके बाद जो है आप देखें इन्फ्लेशन को कम करें, तो ऑटोमेटिकली आपको उसके जो कहते हैं फ्रूट्स वो आने लगेंगे उसको। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है ये ज़रूरी है, और ये जो फोरम बना है इसको इनको परस्यू करना चाहिए कि चलें आपने रेट कम कर दिया, लेकिन आप इन चीजों में भी आप जो है एंगेज करें गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को ये एहसास दिलाएं कि कमेंट करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल नासिर साहब कीजिए। अच्छा, उस दूसरी बात ये हो रही थी, पहले अनवर साहब कंप्लीट कर लें फिर आपके। अनवर साहब प्लीज गो ऑन। जी, अब बात हो रही थी कि टैक्स जो हमारे सैलरी क्लास लोग हैं उन्होंने जितना टैक्स दिया है और उसके बाद जो इवेजन का जो एक नंबर्स आए हैं, तो देखें ये तो मतलब हम हमेशा से ये बात कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं। जब तक आप बिजनेस को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप डिजिटलाइजेशन के जरिए आगे नहीं बढ़ेंगे, ये आपको हमेशा ये फिगर मतलब आपको समझ में नहीं आएगा क्यों है ऐसे फिगर। तो आप क्योंकि जो भी बिजनेस कर रहा है वो आपसे पैसा ले रहा है लेकिन उस पर अपना ड्यू टैक्स नहीं दे रहा, तो ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो उसको एंगेज करे, उसको मतलब उनको डॉक्यूमेंट करें। अब हुकूमत जो है ना प्रेशर डाल नहीं पाती। अब मैंने ताजी दो स्कीम की बात हुई तो आपने उसके आगे आएगा। ठीक है नासिर, अनवर साहब मैं नासिर साहब का जवाब भी ले लूं मुख्तसर, आपको 40 सेकंड्स में हार्डली रिस्पॉन्ड करना होगा। जी नासिर साहब फरमाइएगा। देखिए सैलरी क्लास अलायंस पाकिस्तान फेयर टैक्सेशन की बात करती है। हमें पता है कि गवर्नमेंट बहुत बड़ा रिलीफ नहीं दे सकती, इसीलिए हम कह रहे हैं ना टैक्स बेस को ब्रॉडन करें। जो शख्स इस मुल्क में इनकम कमा रहा है उसको टैक्स देना है। ये नहीं हो सकता कि 3 साल में अगर गवर्नमेंट 30 से 40% रेट बढ़ा रही है तो सारा बर्डन वो डायरेक्ट टैक्स का सैलरी क्लास पे डाल देना। तो उसी की बात भाई ये तो पिछले 50 साल से आप तो अभी बने 22-23 के रेट बहाल कर दें। लोग ये कह रहे हैं कहा कि सर टैक्स क्रेडिट बहाल किए जाएं, उससे देखिए मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, लोग अपनी सेविंग करेंगे। यहाँ तो एक तो सेविंग नहीं कर पा रहे, फिर सेविंग का कोई बेनिफिट नहीं है। म्यूचुअल फंड में इनकम बेस पे टैक्स रेट 15 से 25% कर देते हैं। हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो स्टॉक बेस्ड चीजों में इन्वेस्ट करे। तो हमें इन सब चीजों को भी मद्देनजर रखना है कि अगर हम फैसिलिटीज, और बिल्कुल फैसिलिटीज देना भी हमारा हक है,
इतना सारा टैक्स मिलने के बाद हमें क्या फैसिलिटीज मिल रही है? खास किसी तौर पे को भी नहीं कराची में मिल तो रही कुछ ना, भी नहीं मिल ट्रांसपोर्ट रहा। है, अनवर हेल्थ साहब, है, ना हाँ, एजुकेशन। बिल्कुल ठीक है, ये सारे बिल्कुल ठीक है। मसाइल अनवर और पे नासिर हमें मद्देनजर साहब, वक्त की कमी है, लेकिन आप दोनों से बड़ी सेरासिल गुफ्तगू हुई। उम्मीद करते हैं कि जो आपने गुफ्तगू फरमाई है मुख्तलिफ हलकों तक पहुंचे। जैसे कि अनवर साहब भी कह रहे हैं, आप दोनों का जैसे कि अनवर साहब भी कह रहे हैं कि जी आप ले लीजिए टैक्स, लेकिन उसके बदले हम जब सड़क पे अगर गाड़ी चलाएं तो सड़क तो सीधी बनी हो, और अगर गाड़ी चलाने की जरूरत क्यों पेश है, हमारे पास कोई रेल नेटवर्क, कोई मेट्रो, कोई इस तरह की चीज़ हो। ये मैं कराची के हद तक कह रहा हूँ, तकलीफ कराची वाले समझ सकते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक पर हाजिर होंगे तो आपको स्टॉक मार्केट के हवाले से जरूर बताएंगे। विल कीप यू गेसिंग कि स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है। कैश यू आफ्टर ब्रेक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। अच्छा, मुझे ये समझना है फैसल कि हम कितनी अच्छी खबर सुन रहे थे ना इससे पहले कि गाड़ी इंपोर्ट होगी तो सस्ती हो जाएगी, फिर छोटी गाड़ी जो है वो सस्ती हो जाएगी, फिर गाड़ी ऑटो इंडस्ट्री पे कह रहे थे एक बड़ा रिलीफ आने वाला है। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू साउंड वेरी गुड फॉर पीपल। क्या रिलीफ की बात कर रही हैं? नई लेवी एक लगा दी है अब। जी जनाब, 1300 सीसी, 1300 से 1800 सीसी और 1800 सीसी से ऊपर गाड़ियों पे बतदरीज 1, 2 और 3% लेवीज जो हैं वो आयद कर दी गई हैं। आई आल्सो हर्ड कि ये 850 की जो गाड़ी आ रही है, ये छोटी गाड़ी पर 18% सेल्स टैक्स भी है। डू यू नो दैट? वेल दैट आई डोंट नो, लेकिन ये सब उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी आया हुआ है। ये सब जान लेते हैं। हमारे साथ ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट सुनील मंच साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुनील साहब, गुड मॉर्निंग सर। कैसा रहा बजट ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए? सर बजट ऐसे जैसे एक्सपेक्टेड था। मुझे याद है आज से तकरीबन हफ्ता दो पहले सारे चेकर्स पे मैं गया, बोला कि जी लोकल 10 से 20 लाख सस्ती होने लगी है और हर आदमी जो है वो गाड़ी खरीदेगा। मैंने तब भी बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, और आज द कैट इज आउट ऑफ बॉक्स फाइनली। और ना सिर्फ ये कि छोटी गाड़ी, बल्कि जो मोटरसाइकिल वाले भी हैं और आप और मैं जो भी हैं, हर किस्म की कम्यूट के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। उसको पेट्रोलियम लेवी के नाम पे आपको दिया जाए या कार्बन लेवी के नाम पे दिया जाए। तो सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि 2.5 रुपए जो है फी लीटर, मैं आप मोटरसाइकिल चलाने वाला, जहाज चलाने वाला हर बंदा रिगार्डलेस विद एबिलिटी टू पे, उसके ऊपर लग गया 2.5 रुपए फी लीटर, जिसको उन्होंने कहा ये कार्बन टैक्स है। देन देयर इज अनदर टैक्स जो कि अभी बात हो रही थी प्रीएम्बल में, कि जो 660 सीसी से 850 सीसी गाड़ियां थी उनके ऊपर जीएसटी 12.5% था, वो 18% कर दिया जी। इसका मतलब ये है कि जो 660 सीसी गाड़ी है जो कि एंट्री लेवल कार है, उसकी प्राइस के ऊपर तकरीबन 1,60,000 रुपए बढ़ जाएगा। इसके बाद यहीं पे नहीं बॉल रोका गया, 1% लेवी लगाई गई है अप टू 1300 सीसी, 2% अप टू 1800 सीसी एंड 3% अप टिल जो 2000 सीसी प्लस है, उसका इम्पैक्ट आएगा। एक और चीज बड़ी मजाका खेज ये है कि बजट की तकरीर और फाइनेंस बिल दो चीजें जी। फाइनेंस बिल में जो है हाइब्रिड गाड़ियों को कुछ चेंज नहीं किया गया, लेकिन जो तकरीर थी फाइनेंस मिनिस्टर की, उसमें उन्होंने कहा कि जी जितनी भी गाड़ियां जिनका जीएसटी 18 से नीचे, उनको इक्वेट करेंगे और 18 पे ले आएंगे। जिसका मतलब ये है कि हाइब्रिड गाड़ियां जो कि 8.5% के ऊपर थी वो भी 18 पे आ जाएंगी। तो ऑल टुगेदर सारा कुछ इंक्रीज की तरफ भी है, डिक्रीज कुछ नहीं है। अब ये देखते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ ये जो पॉलिसीज और जितनी अंग्रेजी बजट के डॉक्यूमेंट में लिखी जाती है उतना मेरे ख्याल है पूरे साल कहीं नहीं लिखी जाती, और उसमें से आपका आधे से ज्यादा पाकिस्तानी उस टेक्निकलिटी को समझ, और फिर वही बड़ी बात कहते हैं हम लोग कि जी यू नो नंबर्स का जो गोरख धंधा है उसमें आम आदमी फंस कर रह जाता है। मेरे ख्याल में साल भर उसे यही नहीं पता चलता कि उसका टैक्स कहाँ से कट रहा है। एक चीज़ कही गई थी कि जी हमने तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ानी है और हम जो है ख़ुद देखेंगे कि अपने मुल्क के अंदर क्या कर सकते हैं। दूसरे जो यहाँ से सारे यू नो जो बड़ी कंपनीज़ हैं, क्या हम उनको इतना सपोर्ट दे रहे हैं कि उनकी अपनी जो आउटलेट्स हैं यहाँ से बाहर जा रही हैं। जो भी हमारे दिमाग में था कि हमने ऑटो इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, वो कहाँ है अब? नहीं, ऑन द कॉन्ट्ररी की रिवाइव बिल्कुल नहीं हो सकती ऑटो इंडस्ट्री। अगर आप टैरिफ पॉलिसी पढ़ें तो उसके मुताबिक ये है कि 5 साल के अंदर इंपोर्टेड गाड़ी पे एडिशनल कस्टम ड्यूटी आरडी सब खत्म करके मैक्सिमम 15% हो जाएगी, जो आज 462% है। तो ऑटो इंडस्ट्री तो तबाही की तरफ जाएगी, अच्छाई की तरफ तो नहीं जाएगी। बट वो 5 साल कौन यहाँ पे रहता है, 5 साल में कौन सी पॉलिसी पूरी होती है, वो तो IMF को एकदम कुछ करने के लिए कहा गया है। लेकिन जो सर्टेन न्यूज है जो कि मेरे आपके हर बंदे के लिए, वो मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम पे 2.5 रुपए कार्बन टैक्स लग चुका है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पेट्रोलियम लेवी बढ़ चुकी है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सुनील, आपको इसकी सेंस समझ में आती है? आई मीन एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि जी कार्बन एमिशन हो रहा है और उसको आपने बचाना है, IMF का प्रेशर है तो आपने लेवी लगा दी है, लेकिन मेरे पास ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिक कार्स के लिए क्या है, उसकी फिजिबिलिटी क्या है मेरे लिए? उसके लिए ये है कि बेसिकली मैं कह रहा हूँ उन्होंने जो भी चीज की है, कहते हैं ना कि आपको एक जमाने में बड़ा मशहूर डायलॉग था, व्हाटएवर आई डू रॉन्ग आई ब्लेम इट ऑन अल-कायदा। तो इधर ये है कि जो भी टैक्स लगाया गया ना, उसको हमने कह दिया कि जी हम NEP वी आर वेरी गो ग्रीन नेशन और हम चाहते हैं कि कार्बन एमिशन खत्म हो जाए।
इसलिए हमने लगाया गया है। 60% ऑफ पाकिस्तान मोटरसाइकिल पे चल रहा है, उस मोटरसाइकिल वाले गरीब आदमी को आप कार्बन एमिशन टैक्स लगा रहे हैं। अगर वो इलेक्ट्रिक बाइक पे शिफ्ट करता है तो उसके लिए यहाँ तो आप सस्ते कर्जे भी शिफ्ट दे देना, और वो तो कोई दे नहीं रहा, सुनील भाई फैसिलिटेट नहीं कर रहा। एक तो आपने डायलॉग बताया, मुझे इस पे गाना भी याद आ रहा है, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। कार्बन लेवी लगाई ताकि हम जो नॉर्मल गाड़ियां उस पर कार्बन लेवी लग जाए, हाइब्रिड गाड़ियों पे भी टैक्स लगा दिया आपने। अच्छा, ये गाड़ियों पे जो लगाया है, गाड़ियों से इतना कार्बन एमिट नहीं होता जितना मोटरसाइकिल से एमिट होता है ना भाई। मोटरसाइकिल ज़्यादा क्रिएट करती कार्बन। अब चलिए ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए कि हम आप हुकूमत ये कर रही है कि डिस्करेज करें कि हम जी गाड़ियाँ ना ख़रीदें या बाइक्स ना ख़रीदें, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। मैं कौन सी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूं? सुनील भाई, कराची की बसों का आपको भी हुआ होगा तजर्बा, ये इस्तेमाल करेंगे, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारे लिए। ये बजट में मेरी सैलरी से 30% 25% कटने के बाद मुझे ये ट्रांसपोर्ट मिल रही है, गाड़ी में मेरे लिए सहूलतें नहीं है। सो अगेन मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं? सर वो यही है ना कि मैं बता रहा हूँ, जैसे सैलरीड क्लास के टैक्स मिल सकता है, जो नॉन फाइलर उनसे नहीं मिलता। गाड़ी वाला बंदा एक बकरा है, जिस दिन से गाड़ी बनती है उस दिन से टैक्स लें, रजिस्टर करा के टैक्स लें, टोकन के नाम पे टैक्स लें, अब एक पेट्रोल के नाम पे टैक्स ले जाएं, और कोई तरीका नहीं है। राइट, देन व्हाट इज, मतलब आपको अभी भी इवन लाइक मैं अगर अभी कहूँ कि ठीक है ये कह रहे हैं कि जी ये हमारा IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, इसके बाद हम निकल जाएंगे, बट जो अभी तक पिछले 10 सालों में चले जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री के लिए पॉलिसी रही है, आपको लगता है कि इन इवन नेक्स्ट 5 years हमारे जहन में कुछ है? हम अपना कंपटीशन बार बार भारत से और दीगर खित्ते के मालिक से करते हैं, हम क्या ऐसा कर रहे हैं उनकी तरह का अपनी ऑटो इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए? देखें, कोई भी पॉलिसी अगर कंसिस्टेंट होगी तो इंडस्ट्री सही रहेगी। 2016 में पॉलिसी आई, फिर 21 में आई, नाउ एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड 2026। बट अब ये जो कह रहे हैं कि न्यू टैरिफ पॉलिसी ले आएंगे, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर देंगे, तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन मेकिंग अ कार हियर इन पाकिस्तान एंड इंपोर्टिंग विल बी 15%। तो 15% के डेल्टा पे तो कोई भी काम नहीं करेगा, तो इस तरह से जितनी मेहनत पिछले 10 साल की वो ज़ाया हो जाएगी। आई होप द बेटर सेंस प्रिवेल्स। अभी तक तो कोई जो बजट के अंदर उन्होंने बताया उसमें कोई नहीं बताया कि इंपोर्टेड गाड़ी पे RD कम कितनी कर रहे हैं, कितनी नहीं कर रहे हैं। अफवाहें बड़ी थी, हमने भी बड़ी खबरें सुनी, आपने भी देखा होगा 20-20 लाख सस्ती होनी थी, बट वो अभी तक तो कोई उसके बारे में पता नहीं। बट पॉलिसी जो भी है वो कंसिस्टेंट रहनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री चल सके। कंपैरिजन हम करते हैं हमसायों के साथ, तो हमसायों की ऑटो इंडस्ट्री देखिए उन्होंने कैसे बनाई थी। उन्होंने पूरी दुनिया से बंद करके कहा था जी आपने बेशक जेएनसी भी गाड़ी है, एम्बेसडर है, साबुनदानी, ये चलाएं, यहाँ पे बनाए। हमारे यहाँ हर साल पता लगता है कि अभी 5 साल वाली खोल देते हैं, कभी 10 साल वाली पोर्ट खोल देते हैं, तो इंडस्ट्री ने कैसे चलना? ये तो हमने वो शपशपा भी तो दिखाना है ना, हमने पीछे 4 डाले में पीछे 4 लोग भी बिठाने हैं, उनको 4 बंदूकें भी दानी है, फिर वो हूटर नीली बत्ती भी लगानी है। अच्छा, अब ये है कि ऑटो इंडस्ट्री सिर्फ गाड़ियाँ बनाने या फिर गाड़ियाँ बेचने पे नहीं है, इसमें ज़रा ऑटो पार्ट्स भी डालने सर, उसके हवाले से, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं ऑटो पार्ट्स महंगे होते जा रहे हैं, उस सेक्टर की क्या सूरत हाल है इस बजट के बाद? देखिए, इट्स चिकन एंड एग प्रॉब्लम। ऑटो सेक्टर के वेंडर तब डेवलप होंगे जब इंडस्ट्री डेवलप होगी। जब इंडस्ट्री के 13 प्लेयर आज ये सोच रहे होंगे कि हमारा क्या बनेगा अगर ये कल को इंपोर्ट खोल देते हैं, RD कम कर देते हैं, टैक्स कम कर देते हैं, तो ऑब्वियसली उनका ट्रिकल इफेक्ट जो है वेंडर इंडस्ट्री पे भी आएगा। इट्स वॉल्यूम गेम। आप कोई भी एक गाड़ी बनाते हैं, उसके अगर आपको पार्ट्स चाहिए, उस पार्ट्स के वॉल्यूम होंगे तभी वेंडर आएगा। आज आप ट्रैक्टर इंडस्ट्री देख लें, 95% ट्रैक्टर लोकलाइज्ड है। ऑटो में ऐसी कौन सी खास चीज़ें जो नहीं बन सकती, बट आपके यहाँ की पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है। And we don't look any forward. कोई आपको उम्मीद भी नजर नहीं आती? नहीं जी, मुझे तो पहले भी नहीं थी और नजर भी नहीं आती, और मैं 10 दिन पहले से लोगों को बता रहा था कि जो टिकर और न्यूज चला रहे थे कि 20-20 लाख सस्ती हो जाएंगी, कि बिला वजह अपने आप को दुखी ना करें, बिकॉज 10 दिन बाद हार्ट ब्रेक होगा, और वो हो गया कल सबका। एब्सोल्युटली। चले देखते हैं सर कि हम टूटे दिल के साथ ऑटो इंडस्ट्री कितना आगे जा सकती है। बहुत शुक्रिया, सुनील मौजूद थे। तो जो वादे और दावे किए गए थे कि गाड़ी की कीमत सस्ती हो जाएगी और ये सब हो जाएगा, आई थिंक अगेन वही बात आ रही है जो सुनील मंच भी फरमा रहे थे कि कोई पॉलिसी हो ना, तो हमारी क्या है पॉलिसी? अच्छा, हम माहौलियात के हवाले से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, करेक्ट। हम हमारी जो कार्बन एमिशन है वो मोटरसाइकिल से सबसे ज़्यादा होती है, करेक्ट। तो हमारे पास क्या पॉलिसी है भाई? क्या आप इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं? और अगर इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो रहे हैं तो फिर आप उसके लिए पहले आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है?
अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह बाहर दीगर ममालिक में, हम नहीं जाते आगे, तुर्किया और बाकी चीज़ें ना, मलेशिया का देख लें ना, मलेशिया का देख लें, उनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसके बाद मोनो रेल है। और इसमें एक और सवाल है सादिया, मैं चाहूँगा आगे जाके हम शोज़ में अपने ज़रा शहरों का भी तकाबुल करें ना। आज आप लाहौर में चले जाएं, आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उतनी नहीं पड़ेगी जितनी आपको कराची में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ती है। अच्छा, यहाँ पे सारी बसेस जो गाड़ी की मेंटेनेंस उतनी नहीं पड़ेगी फैसल, जो यहाँ पर कराची के अंदर टूटी हुई सड़कों का हाल है। आप किसी एक सड़क पर ऐसी भी होती है कि आप अगर आपके पास पैसे आ जाएं और आप एक छोटी सी प्यारी सी गाड़ी ले लें, क्यूट सी, उस गाड़ी को आप टूटी हुई सड़क पर चलाते रहे ना, आपको 2 दफा हार्ट अटैक आता है। जनाबे वाला कम से कम 10,000 रुपया हर महीने मेंटेनेंस का लगता है अगर आपके पास गाड़ी है। बाइक वाले साहब, आप मुझे पीसीआर से बता सकते हैं कि आपको कम से कम 5-6 हज़ार का फटका तो हर महीने लग जाता होगा। कभी चेन का मसला हो रहा है और पंचर तो एक हमारी लाइट्स है नहीं, गाड़ी किसी भी गड्ढे में चली जाएगी। पंचर तो हमारी रिवायत है, हमारी रस्म है। चलिए, हमने रिवायत और रस्म से हट के बात अगर करनी है तो फ्रीलांसर्स की बात कर लेते हैं। और बात यह है कि अब आप पे भी जनाब टैक्स लगेगा। टैक्स लगाने की तजवीज़ है इस वक्त। ये टैक्स कितना होगा, इसका निफास किस तरह किया जाएगा, क्योंकि फ्रीलांसर्स वो फ्रीलांस करते ही इस वजह से थे क्योंकि एक तो उन पे टैक्स नहीं लगता था, और दूसरा मुझे याद है आज से 5 साल पहले कहा गया था कि हम इसलिए भी इसको टैक्स फ्री कर रहे हैं सो दैट हम चाहते हैं कि हमारी ये इंडस्ट्री बूम करे। ये इंडस्ट्री पता नहीं कितनी बूम हुई है। काम कर रहे थे, दे वर गेटिंग पेड इन डॉलर्स एज वेल, यू नो, सो वो भी हम चाह रहे थे कि ठीक है जी, वहाँ से हमारा डॉलर आ जाएगा। और देखो, एक और भी वजह फैसल जो मुझे समझ में आती है कि जो फ्रीलांसर फ्रीलांसिंग की तरफ जाता है, ख़ासतौर पर इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग की तरफ जाता है, उसका मसला ये है कि उसको लिमिटेड आवर में वो मनी जो मेहनत वो कर रहा है वो मिल जाती है। सो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वेयर पीपल गो देयर। लेकिन एक तो पहले आपके ऊपर, अगर हम फ्रीलांसर में खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जो ख़ास तौर पर ई कॉमर्स कर रहे थे या ऑनलाइन कर रहे थे, उनका सबसे बड़ा मसला इंटरनेट था। फिर उनकी पेमेंट्स का इशू था कि पैसे आएंगे कैसे। नाउ दे हैव टैक्सेशन। ओके, सदर पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन तुफैल अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। तुफैल साहब, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। इस बजट के बाद आप कितने खैरियत से हैं और क्या तब्दीलियाँ लाए बजट ऑन द फ्रीलांसर्स? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल इसको अभी रिव्यू कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी इस तरह की एक बात की थी कि अगर आपको फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान दुनिया में 4थे नंबर पे, इस पर ग्रोथ चाहिए तो हमें कुछ ऐसे बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे। सबसे पहले कि पाकिस्तान में पैसे जो लेकर आए बच्चे, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। और जो अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटेशन दी हुई थी कि 0.25 टैक्स लगेगा अगर आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं, और बहुत ही कम टैक्स है, तो मेरे ख्याल से इससे ग्रोथ और फ्रीलांसिंग में बड़ा इजाफा हुआ है। लोग फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम टैक्स ज़्यादा लगाएंगे, टैक्स हॉलीडे नहीं देंगे और उनको मराहत नहीं देंगे, बेनिफिट्स नहीं देंगे पाकिस्तान के अंदर पैसे लाने में, तो ऑब्वियसली इसमें चैलेंजेस आएंगे। हमारे जो आईटी एक्सपोर्ट के ख्वाब है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। हमें इस पे फैसिलिटेशन की तरफ जाना चाहिए अगर ग्रोथ को बढ़ाना है तो। सही सही। लेकिन डू यू थिंक कि अभी आगे क्या कोई कॉन्वर्सेशन है, कुछ पाइपलाइन में है, कोई उम्मीद है? देखिए, अभी मैं पाकिस्तान की आईटी कंपनीज, अभी मैं लंदन के अंदर हूँ, लंदन टेक्नोलॉजी वीक के अंदर आईटी कंपनीज यहाँ पे एग्जिबिट कर रही हैं। अब ये बड़े पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि लंदन के अंदर इतना बड़ा एग्जीबिशन जिसके अंदर पाकिस्तान का पवेलियन लगा हुआ है, और ये सहरा भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को जाता है। अब उसी तरह से हमारे यहाँ पे फ्रीलांसर्स भी हैं बहुत सारे जो कि अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कंट्री को, अपने टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को बता रहे हैं। अब ये सारे लोग अगर पाकिस्तान पैसा लेकर आते हैं तो इनको फ़ायदे होने चाहिए, इनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अब अगर इन पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो आप सोचें कि वो फिर दूसरे रास्ते इख्तियार करेंगे और वो इस चीज़ से बचना चाहेंगे। तो हमें बेनिफिट्स भी देने हैं, और हमें अगर ग्रोथ चाहिए इस इंडस्ट्री के अंदर, और जिस तरह से अभी प्रमोशन चल रही है, अभी हम यूके के अंदर देख रहे हैं लोगों को अवार्ड मिल रहे हैं, पाकिस्तानी टैलेंट को भी प्रमोट किया जा रहा है, आईटी कंपनीज को भी फैसिलिटेशन मिल रही है, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो फ्रीलांसर है, ख़ास तौर पर जो दूसरे मुल्क में काम करता है, उसने कितना रेवेन्यू जनरेट करके दिया इस साल? जो मेरी फिगर्स के मुताबिक $400 to $450 मिलियन।
ओके राइट ओके। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से तो फैल साहब मैं समझाऊँ कि टैक्स लगना चाहिए, और जो इस वक्त है, प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, जो फ्रीलांसर्स के टैक्स रेट्स हैं 2025 के, वो जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे जो नॉन रजिस्टर्ड है उस पर 1% है, बाकी अगर किसी की नेट एनुअल है वो 6 लाख है तो 0% है, और फिर 6 से 12 लाख अगर किसी के तो 15% है, गो सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगेन अभी हम सैलरीड क्लास अलायंस के मेंबर से भी बात कर रहे थे, उनका भी ये कहना था कि भाई टैक्स लीजिए, टैक्स से ही मुल्क चलता है, लेकिन उसके बदले में एक आम आदमी को उसका रिबेट का मिल रहा है। सो व्हेन इट कम्स टू योर सेक्टर, फ्रीलांसिंग सेक्टर, वो रिबेट क्या है, क्या सहूलतें हैं कि अगर एक फ्रीलांसर टैक्स दे तो वो बदले में क्या एक्सपेक्ट करे? देखिए, वही मैंने बताया कि जो मुझसे भी सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि अगर हम पाकिस्तान में पैसा एक्स अमाउंट लाएं तो हमें कितना फ़ायदा होगा। आपको पता होगा अगर होम रेमिटेंस लोग लेकर आते हैं तो उनको कुछ फ़ायदा होता है जो बेचते हैं पैसे। अगर पाकिस्तान से बाहर आपके रिश्तेदार, मेरे भाई बहन कोई हमें पैसे भेजें तो उससे उनको कुछ फ़ायदा मिलता है, उनको कुछ बेनिफिट्स मिलता है। सोनी धरती एक पाकिस्तान गवर्नमेंट की स्कीम भी है जिसमें लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिलते हैं। तो मैंने 12 दफ़ा ये रिक्वेस्ट भी की है, रिकमेंडेशन भी दी है कि हमें लॉयल्टी पॉइंट्स ऐड करने चाहिए फ्रीलांसिंग सेगमेंट के अंदर। अगर ये ऐड हो सकते हैं तो इससे, क्योंकि ये यूथ है, ये डिजिटल सैवी बच्चे हैं, तो ये इस चीज़ में जरूर जाएंगे, ये लॉयल्टी पॉइंट्स को ऐड करेंगे, काउंट करेंगे, उससे यूटिलिटी बिल्स भी दे सकते हैं, उसको यूज़ भी कर सकते हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा पैसे लेकर आते हैं। अगर एक होम रेमिटेंस की बात की जाए जो रोज़ाना कोई बेचता है, तो ये तो डेली कमाने वाले, पर आवर कमाने वाले इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स होते हैं। तो ये मेरी रिकमेंडेशन होगी कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो सकता है हम लॉयल्टी पॉइंट्स के साथ ऐड करें जो जितने पैसे लेकर आएगा। और फिर अगर जो अभी मौजूदा बेनिफिट्स की मैं बात करूं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, आईटी मिनिस्ट्री फ्रीलांसर्स को अवार्ड्स भी दे रही है, फ्रीलांसर्स को इवेंट्स में बुला रही है, फ्रीलांसर्स की नेटवर्किंग, कोवर्किंग स्पेसेस बना रही है, इंटरनेशनल नेटवर्किंग उनकी एग्जैक्टली उनको दूसरे मुल्कों में उनकी रीच भी जो है वो बढ़ा रही है। ये भी हो रहा है, whereas ये पाकिस्तान में नहीं नज़र आता। बट टेल मी वन थिंग कि जब हम कहते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त कहा जा रहा है कि जी आप वर्क फ्रॉम होम बढ़ा दें, उससे आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ डूइंग वर्क है या जॉब है वो कम हो जाती है ना, तो उस पर हुकूमत का ध्यान नज़र आता है आपको कि ठीक है एक बंदा जो घर से काम कर रहा है या किसी भी ऐसी जगह जहाँ से उसकी ट्रैवलिंग बच जाती है, जहाँ से उसकी एनर्जी बच जाती है, तो उसका ओवरऑल भी तो एक इम्पैक्ट आता है। आपको लगता है कि हमारी जो पॉलिसी हम बनाते हैं उसमें इस तरफ ध्यान भी है या नहीं है? बस दूसरे मुल्क तो बहुत ध्यान देते हैं इस पे। अच्छा, बिल्कुल इस पे बिल्कुल जा रहा है। और वर्क फ्रॉम होम का बस थोड़ा सा इसमें ये है कि जो इसके टूल्स होते हैं इसको असेस करना लोगों को शायद वो इस्तेमाल करने नहीं आते हैं। तो क्योंकि कोविड जब आया था उस वक्त ही ये टूल्स दरियाफ्त हो गए थे कि आप अपनी टीम को मैनेज कैसे कर सकते हो, उसका काम आप कैसे असेस कर सकते हो, उसको कैसे अटेंडेंस ले सकते, किस तरह से क्या कंप्लाइंस होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस वर्क फ्रॉम होम के क्या होंगे। बट पाकिस्तान में मैंने देखा है बहुत सारे लोग बस ये होता है कि जी वो कहते हैं वीडियो ऑन कर लें आप, और वीडियो ऑन करके आप दिखा दें क्या कहाँ पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपका इसके टूल्स होते हैं, आपने प्रोजेक्ट सबमिट कब कराना है, इसकी डेडलाइन। क्योंकि अब जैसे मेरा खुद का फोकस होता है, मेरी टीम है, तो मेरा फोकस होता है काम पे कि मैं काम कब कंप्लीट करूं, किस क्लाइंट को क्या काम देना है। मेरा डिजाइनर या वीडियो एडिटर अगर कोई काम इंटरनेशनल मार्केट में आपको याद होगा कि जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस था उसकी मार्केट को बड़ा नुकसान पहुंचा था, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी साख को बहुत नुकसान पहुंचा था। उसको कवर अप करने के लिए बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया है, बिकॉज उसका मैं कंपैरिजन ड्रॉ करूँ ना कि आप मुझे टैक्स मेरे पर आयद कर देते हैं मुझ पर, बट देन व्हाट आर यू डूइंग फॉर मी कि मेरा काम फ्लरिश हो। आई थिंक ओवरऑल ब्रांडिंग बहुत अच्छी हुई है। मैं आपको बताऊं, और मैं इस वक्त लंदन में बैठा हूँ, मेरे लिए खुद भी एक एजाज़ है कि मैंने कल जो है IBM लंदन एक बहुत बड़ा इदारा है, वहाँ पे मैंने लिंक्डइन पे खुद लेक्चर दिया है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी
अब मुझे यूके में, लंदन में एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल आईटी कंपनी के अंदर बैठ के कुछ प्रोफेशनल्स को लेक्चर देना, तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, वरना शायद मुझे इनवाइट ही नहीं किया जाता। और फिर मैंने देखा कि और भी पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान की ओवरऑल ब्रांडिंग बहुत अच्छी तो हुई है, क्योंकि डबलिन के अंदर भी जाके एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट दे रही है 60% आईटी कंपनीज को, स्टार्टअप्स को। बट हाँ, हमें नेशनल फ्रीलांसिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी, हमें ई कॉमर्स की पॉलिसी बनानी पड़ेगी। मैंने सुना कि उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। 18%। ये सारी चीज़ें अगर आप खुद सोचें ना कि अगर आप किसी शॉप पर जाएं पाकिस्तान के अंदर और वहाँ पे आप ये कहें कि जी मैं कैश में पेमेंट करूँगा, कार्ड पे नहीं करूँगा, तो वो बड़ा खुश हो जाता है। हालांकि ये होना चाहिए कि उसको खुश होना चाहिए ऑनलाइन पेमेंट पे या क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट, जैसे हम यूके में करते हैं, हम दुबई में करते हैं, हर जगह करते आपने हैं। बहुत अच्छी बात की तुफैल साहब, बिल्कुल। इससे क्या होगा कि वो ज्यादातर कोशिश करेगा क्यूआर कोड से या गूगल डिजिटल वॉलेट से पेमेंट करे, जैसे हम लोग करते हैं। बल्कि यहाँ पे होता है कि वो शॉपकीपर कहता है जी उसमें तो 1% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वो कैश जाके निकाल लेता है एटीएम से और दे देता है। सर मैं तो उससे जो है ना ये 2 दिन पहले का काम करना पड़ेगा। 2 दिन पहले का तजुर्बा बता दूं कि एक बहुत ही हाई फाई टाइप रेस्टोरेंट, और जब बिल पे करने की हम दोस्तों की बारी आई तो कहा गया कि सर वो मशीन प्रॉब्लम कर रही है। तो इस प्रॉब्लम पे भी कभी बात करेंगे। फिल वक्त आपका पहुंच चुका है तुफैल साहब। मामलात है ना कि जब आप जाते हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट वैसे, जब आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाएँ और जब आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाके बोलें कि जी ये लीजिए कार्ड से, और कहते हैं सर मशीन प्रॉब्लम कर रही है, तो आप कैश, तो आप यकीन नहीं कर सकते कितना तकलीफदेह बात होती है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि जी मशीन प्रॉब्लम कर रही है, तो मशीन प्रॉब्लम नहीं कर रही है, वो आपका जो पीओएस है ना, क्योंकि वो तो टैक्स काट के लाया ना भैया, वो तो नहीं जमा कराएगा फिर। करेक्ट। और एक्चुअली मसला सिर्फ ये है कि मैं अगर सैलरीड हूँ तो मेरा तो टैक्स चला गया है ना, बट दूसरे इंसान के लिए इतना आसान क्यों है टैक्स एवेड करना? गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा वो। हाँ एग्जैक्टली, तो वो कैसे नहीं पहुंचा, क्यों मेरे जो टैक्स कट जाता है उसका नहीं कटता? दैट एक्चुअली बर्न्स माय हार्ट। इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला यही है कि मसावी निज़ाम जो है टैक्स का वो नहीं है। और जब हम बात करते हैं कि टैक्सेशन की या फिर बजट की, चलिए बात कर लेते हैं। आला तालीम की तो हमने बात कर ली, वहाँ पे कटौती हुई है। सेहत के लिए जो है वो इजाफा देखने को ज़रूर मिला, लेकिन कितना ज़्यादा, आई मीन कितना ही ज़्यादा मिलेगा, और वो क्या फ़र्क डिफरेंस मेक करेगा? एग्जैक्टली। जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में सेहत के शोबे में 21 अहम मंसूबों के लिए 14.3 अरब रुपए रखे गए हैं। अच्छा देखिए, ये बात याद रखिए कि ये जो पैसे रखे गए हैं, अगेन वही बात कि यहाँ पे जिस तरह एजुकेशन में था फेडरल अलग प्रोविंस अलग, क्योंकि ये भी अब प्रोविंस का मैटर है, सेहत भी प्रोविंस का मैटर हो चुका है ना। लेकिन हमारी हेल्थ प्रायोरिटाइजेशन क्या है? साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर नदीम जान साहब हमारे साथ मौजूद है। और साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके लिए। अमेरिका में मुझे याद है बराक ओबामा जिस वक्त इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो जीत रहे थे अपनी हेल्थ पॉलिसी की वजह से, राइट। हमारे यहाँ तो हम बिरयानी की प्लेट पर इलेक्शन जीत रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हम कब तक अमेरिका के लेवल पे पहुँच पाएंगे, वो मेरे ख्याल से 100 साल मज़ीद लगेंगे। लेकिन हेल्थ कितनी प्रायोरिटाइज्ड है सर, और इस बार कितनी प्रायोरिटाइज्ड लगी आपको इस बजट में? हाँ, आपने बड़ी दिलचस्प बात कही है। हेल्थ तो कभी प्रायोरिटी रही नहीं है किसी गवर्नमेंट की भी। हमने बहुत कोशिश की कि हम जीडीपी एलोकेशन जो हेल्थ का है, जो 1% आ रहा है अजल से, कि इसको एटलीस्ट 3% तक ले जाएं। और बहुत एडवोकेसी की अपने दौर में, तो हमारे पास तो पार्लियामेंट नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी हम लगे हुए थे, अभी भी लगे हुए हैं कि वो हम कर सके। अनफॉर्चुनेटली आपने देखें हेल्थ का जो पॉलिसी डायलॉग में जो स्पेस बनता है वो नहीं मिल रहा। आपने बजट स्पीच सुनी, कितना परसेंट हेल्थ को एलोकेट किया गया। टाइम देखें, आप रिसोर्सेज देखें, और जो आपकी एनवेलप है टोटल हेल्थ की, नेशनल हेल्थ सर्विसेज एंड रेगुलेशन की जो मिनिस्ट्री है उसके लिए, वो 54 बिलियन थी 24-25 के लिए, अभी आ गई है 46 बिलियन पे। और इसमें ज्यादा चम जो है हमारा नॉन डेवलपमेंटल बजट है, जो कि सैलरीज, आपके रेंट्स में, आपके बिल्स में, आपकी यूटिलिटीज में और ऑपरेशंस में खर्च हो जाता है। तो जो डेवलपमेंटल सेक्टर है जिसमें आपकी कुछ डिलीवर करते हैं, तो उस देखिए ये मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि ये प्रायोरिटी ब्लाइंड ही इसको हम कह सकते हैं। ठीक है। मैं प्लीज गो ऑन। नो यू। अच्छा देखिए,
मैं ये कहती हूँ कि भाई मेरे पास तो पैसे बचते नहीं हैं कि मैं वो पैसे सेहत के लिए कुछ सेविंग कर लूँ, अपने लिए अलग से इंश्योरेंस कर लूँ महीने का 1000, 1500, 2000 निकाल के, बट आई डोंट गेट दैट मनी, मेरे पास नहीं बचा वो पैसा। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं मेरे पास तो ये ऑप्शन भी नहीं है, मेरा तो टैक्स कट जाता है, सो आई डोंट हैव दैट ऑप्शन कि मैंने इवेड करना है या नहीं करना। तो मेरा बच्चा अगर बीमार हो जाता है या मेरे कोई घर वाला अगर बीमार हो जाता है तो मैं क्या करूं? मैं तो प्राइवेट सेक्टर में हूँ। अब प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ी तादाद में इंसान जो काम कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनको कोई हेल्थ इंश्योरेंस अपॉर्चुनिटी दफ्तर से नहीं मिल रही होती, तो फिर वो क्या करें? देखिए, हमने एक निज़ाम बनाया था यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस का, जो कि पूरे मुल्क के लिए एक था। हमारा विजन था कि 1 कंट्री 1 प्रोग्राम एंड 1 हेल्थ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तर्ज पे, जिसमें कि गरीब लोग और जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते उनको तमाम सहूलियात प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों में फ्री मिलनी चाहिए। और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए हमने स्लैब्स बनाई थी कि A+, A, B, C, D आप चूज करें, उसी के मुताबिक आप पूलिंग करें कुछ रिसोर्सेज जो कि बड़ी मिनिमम होती है। उसमें भी गवर्नमेंट का वो हमारे साथ प्रोविंसेस ने उस वक्त तो एग्री किया था, लेकिन हमारा मैंडेट तो बड़ा लिमिटेड था। दो हमने एडवोकेसी की कि इसको अपनाया जाए और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आपने जो इशारा किया, हाँ, एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर ये पूछना चाहूँगा। हम ये एक आर्गुमेंट बना रहे थे कि जी क्योंकि हम इतना टैक्स पे करते हैं तो जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको कम से कम रिबेट के तौर पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ अच्छी मिले। मैं हेल्थ की अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट इदारों में जाऊं तो बेहतर है कि मैं ना ही जाऊं, मैं अपने घर पे ही बैठ जाऊं, जो हमारे सरकारी इदारों की सूरत हाल है। तो ये एक विशियस सर्कल है जो कि चले जा रहा है। एक आम आदमी के लिए अगर उसको हेल्थ की अच्छी फैसिलिटी चाहिए वो बड़े अस्पताल में जाएगा। विदाउट नेमिंग एक कंसल्टेंट की फीस 5 से 6 हज़ार रुपये आराम से होती है ना। सो देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग फॉर द कॉमन मैन अगेन इन द बजट। जी मैं बिल्कुल मैं काफ़ी इस पे मैं भी कंसर्न्ड हूँ। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एटलीस्ट जो इनिशिएटिव्स जो कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस को सपोर्ट करती हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सपोर्ट करती हैं, आपकी प्रायोरिटी डिजीज़ को, उसके लिए आप एलोकेशन बढ़ाएंगे। और फिर जो हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम है जिस पे कोई फोकस नहीं होता, हमारा 80% तो ये अभी भी इसी बजट में भी वो टर्शरी केयर पे खर्च हो रहा है और उसके लिए एलोकेट किया गया है। 20% आप प्राइमरी की, जो कि वाइस वर्सा होना चाहिए था, क्योंकि आपकी 80% डिजीज बर्डन रिड्यूस हो सकती है अगर आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन द कम्युनिटीज इन द हेल्थ सिस्टम, उसको आप स्ट्रेंथन करिए। आपकी सेकेंडरी टर्शरी पे लोड भी कम होगा, जरूरत ही नहीं होती, आप उधर ही मैनेज कर रहे हैं। तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि अच्छा एडवाइस देनी चाहिए थी। हमने अपनी तौर पे कोशिश की, बट हम तो अभी गवर्नमेंट में नहीं है, हम तो सिर्फ एडवोकेसी कर सकते हैं, लॉबिंग कर सकते हैं, और वो हमने की, लेकिन बहरहाल कुछ असर मेरे ख्याल में नजर नहीं। वन मोर थिंग सर, और वो ये कि चलिए अगर हम बात कर ही रहे, जैसे आपने भी कहा कि भाई नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट भी होती हैं, हम अपने इलेक्शंस में मेक श्योर बजट में मेक श्योर करते हैं, इवन इलेक्शन तो मेक श्योर करते हैं, हम बताएं जी हमने बड़े बड़े अस्पताल बनाए, हमने बड़े बड़े यूनिट्स रखे, हमने ये किया वो किया। सर बीइंग अ मेडिकल प्रैक्टिशनर मुझे ये बताइए कि बड़े बड़े अस्पताल से बीमारी ठीक होती है या फिर प्राइमरी जो हेल्थ केयर यूनिट्स हैं उनसे बीमारी ठीक होती है? अगर आप प्राइमरी हेल्थ केयर पे अपनी बजट एलोकेशन ज़्यादा कर दें तो मुझे बड़े अस्पतालों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। बिल्कुल सही, आपकी बड़ी अच्छी लॉजिक है, और जो कि मेरी नैरेटिव का हिस्सा है, जो मैं पिछले 50 साल से वो कर रहा हूँ कि आप देखिए प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम पे आप इन्वेस्ट करें, आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 50 टाइम ज्यादा मिलेगी। आप $1 करते हैं खर्च अपनी वैक्सीनेशन पे, आपको रिटर्न्स मिलती है $54। तो ये कितना बड़ा आपको एडवांटेज मिल रहा है। इसके साथ साथ आपकी सेहत भी ठीक हो रही है, प्रोडक्टिविटी भी, नेशनल आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डेवलप हो रही है, वो इस काबिल हो रही है कि वो प्रोडक्टिव हो और वो कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सके। तो इन नटशेल मैं तो फिर भी एडवोकेट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि आप ये शेयर्स बढ़ाएं और ये प्रायोरिटाइज कर ले प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को। ठीक है, आपकी विजिबिलिटी के लिए टर्शरी और हॉस्पिटल्स और ये भी ज़रूरी है और उसको भी खर्च करना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें हैं अगर आप मैनेज कर सकते हैं, आप थोड़ा सा इसको ना, मैंने एक नया दूसरा नैरेटिव भी मैंने मुतारफ करवाया था कि हेल्थ को हम एपॉलिटिकल कर दें,
इसका पॉलिटिक्स के साथ कोई काम नहीं। आप एक सोसाइटी को बना रहे हैं, कौम को बना रहे हैं, जिसमें हेल्थ एजुकेशन प्राइमरी कॉर्नरस्टोन है, आप इस पे फोकस करें, ऑटोमेटिकली आपकी नेशन बिल्ड हो जाएगी। इसको तो आप पॉलिटिकल कर ले, इसको अपने उसमें मत डालेंगे जी मैंने ये किया। आपने कुछ नहीं किया, ये कौम के पैसे हैं और कौम के ऊपर अगर आप सही तरीके से खर्च करते तो फायदा होगा। अगर आप कौम के पैसे सही तरीके से खर्च नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते तो ये एक पॉलिटिकल विल का वैक्यूम हमें नजर आता है। राइट, थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर नदीम जान हमारे साथ मौजूद थे एंड आई थिंक दैट कम्स टू माय माइंड फैसल, वो ये है कि मैं जब फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आती है सैलरी सारी खर्च करने के बाद यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो, आई थिंक पहली चीज़ मैं यही सोचती हूँ कि अब मेरे पास कितने पैसे बचे हैं फॉर इमरजेंसी, यू नो, एंड बचाने पड़ते हैं। सोचिए उन लोगों का जो एल्डरली हैं जिनके घर में, और उनको हमेशा से एक चीज़ रखनी पड़ती है कि जी कोई अगर बीमारी हो जाए नॉल सादिया, बहुत ही ज़्यादा ना, और जहाँ पर बच्चे छोटे हैं हाँ वहाँ भी। यस एब्सोल्युटली। चलिए इस पर तो बात करते ही रहेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे तो मजीद गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। सब चीज़ों पे टैक्स लग गया, गर्मी पे भी मालिक थोड़ा सा टैक्स लग जाए तो शायद गर्मी कुछ कम हो जाए। गर्मी कम करने पे तो लग गया है, सोलर पैनल्स पर है। राइट, लेकिन क्या गर्मी कम होगी? ऐसा तो नहीं लग रहा। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है, तो इसी पे बात कर लेते हैं। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम साहब, मेरे ख्याल से सूरज को भी किसी ने बजट का बता दिया और उसका पारा भी हाई हो गया। सो वी आर एक्सपेक्टिंग हीट वेव इन कराची। नहीं जी, कराची का मौसम तो बहुत अच्छा है और कराची में हीट वेव का फिल वक्त कोई इम्कान नहीं है। ओके, शुक्र। तो अब ये बताइए कि कहाँ कहाँ इम्कान है? एक तो सिंध के बाकी शहरों में क्या सूरत हाल रहेगी और फिर पंजाब वगैरह में क्या सिचुएशन है? देखिए, सिंध की बात करें तो अपर सिंध और सेंट्रल सिंध के जो अजला हैं जैसे लाड़काना, जैकबाबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, दादू, इन इलाकों में जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा रहेंगे, तकरीबन 46, 47, 48 के आसपास। फिर अगर हम बात करें तो ज़्यादा गर्मी का जो इम्पैक्ट है वो पंजाब और अपर एरियाज़ में ज़्यादा है। जैसा कि कल हमने देखा कि पंजाब के अक्सर शहरों में जो है टेम्परेचर 48 से 50 के दरमियान में रहा। इस्लामाबाद में 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि पिछले 11 सालों में सेकंड टाइम ऐसा हो रहा है कि इस्लामाबाद का टेम्परेचर 45 तक गया है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अपर एरियाज़ की जीबी में, तो वहाँ पर भी गिलगित वगैरह में 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुँच गया है। तो ये सिलसिला जो है मज़ीद 2 दिन तक रहेगा। आज और कल, परसों से जो है इस बात के इम्कानात हैं कि 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर में जो है वो सब्सिडेंस आएगी। अच्छा सर, बारिशों के क्या मामलात हैं? बहुत से लोग जून जुलाई है वेकेशंस के लिए ख़ास तौर पे नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि उनके लिए कुछ आप बताइए ताकि वो भी देख के निकलें कि उन्हें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगर जाना है तो बारिश के मामला देख के निकलें। देखें जी, चित्राल, अपर दीर और सवात के एरियाज़ में आज भी बारिश के इम्कानात हैं, कल भी होंगे इन इलाकों में। और इसके साथ साथ 14, 15, 16 को एक बारिश का स्पेल नॉर्दर्न एरिया में फिर तवक्को है, जो लाइट सही है। इसमें तवक्को है कि नॉर्थ ईस्ट जो पंजाब है, जैसे लाहौर और उससे मुल्हिका इलाकों में भी इम्कानात मौजूद है कि कुछ हल्की फुल्की बारिश हो जाएगी। इसी तरह इन्हीं दिनों में जो है वो साउथ ईस्ट सिंध में भी कुछ हल्की फुल्की बारिश के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ इस बात की तवक्को है कि जून के आखिर में एक अच्छा बारिश का स्पेल जो है मुल्क के अक्सर इलाकों को मुतासिर करेगा। ऑलराइट, ठीक है अंजुम साहब, थैंक यू सो मच। इस बात का बहुत शुक्रिया। आखिर मैंने जाते जाते बताया कि जून के आखिर में मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला जारी। जून के आखिर में अभी बहुत वक्त है, इसलिए ख़ास तौर पे पंजाब के जितने भी देखने वाले हैं वो ये देख लें कि बहुत गर्मी है तो अपने आप को बचा के रखें। लाहौर में बहुत गर्मी थी कल, बहुत। तो मेरे ख्याल में ये जो बारिश बीच में कुछ इलाकों में हुई है, उसके बाद भी जो सर्दी कह रही हूँ, मतलब टेम्परेचर नहीं मूव किया है ऊपर की तरफ, वो टेम्परेचर ऊपर गया है बल्कि कमी नहीं हुई है। मेरे ख्याल में वो लोगों के लिए बड़ा तकलीफदेह होगा। आई थिंक या आल्सो जुलाई में भी आई एम वंडरिंग अगर के टेम्परेचर नीचे आएगा, बिकॉज मानसून तो शुरू हो जाएगा ना। वो हो जाएगा, बट चलिए अब बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ। और सादिया, ईद कैसी गुजरी है आपकी? बजट से हट के बताइएगा, ईद कैसी गुजरी है आपकी? हाँ, बिल्कुल बजट की बात नहीं करना है मैंने, लेकिन ईद वाज गुड आई थिंक। या वी हैड लिटिल बिट ऑफ ईट एंड ऑल दैट। आप बताएं, आपने क्या खाया? मैं तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। हैवी मीट डाइट पे थे? नहीं था, मतलब कि इतना हो गया था कि बस और नहीं खाना, बचा बचू के रख लिया ना, बांटने के बाद। बचा बचू के रख लिया? बांटने के बाद नहीं, बचा बचू के कहाँ रखा आपने? फ्रीजर में रखेंगे ना, और कहाँ रखेंगे? आपको पता है अगर मैं कहूँ वो अनसेफ है?
नहीं, कोई अनसेफ नहीं है। अगर मैं कहूँ, अगर मैं आपको कंडीशन दे दूं, नहीं तो आप क्या सुखा के रखती है, अलगन्नियों पर डाल के रखती है? सन ड्राइड गोश्त। सन ड्राइड, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता। कोयटा की लांदी याद आ रही है आपको? मुझे तो बहुत याद आ रही है। लेकिन देखिए, आप सन ड्राइड रखिए, जो भी रखिए, अपने पेट में उतना ही रखिए जितनी गुंजाइश है, क्योंकि लोगों ने एक मरतबा फिर ख़ास तौर पे लाहौर की गालिबन एक रिपोर्ट थी, अब आई डोंट नो कि वो है तस्दीकशुदा है नहीं, तो बहुत सारे केसेस ईद के पहले दिन अस्पताल में पहुंचे, इनकी दाढ़ में जो है ना गोश्त फंस गया था। फंस गया था, वो दबा के खाया लाहौरियों ने। तो दाढ़ तक फंस जाए वो भी अच्छी बात है, लेकिन वो अंदर जाके जो गड़बड़ करता है ना, आपने कितना खाया कितना नहीं खाया, अगेन डिपेंड करता है कि गर्मी है इतनी ज़्यादा तो आपने इतना कितना गोश्त खाया और उसके क्या असरात पड़े, इस सब पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे ग़िज़ायात डॉक्टर आयशा अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, बिलेटेड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। थैंक यू सो मच। तो ये लाहौर में जो केसेस आए दाढ़ में फंसने के, आपके पास कोई केसेस आए? अब तो हमारे पास केसेस आने शुरू होंगे, मतलब अब सबने खा लिया पी लिया। मुझे लाहौर का ये नहीं पता, मगर उन्होंने किस चीज़ का गोश्त खाया जो दाढ़ में फंस गया, ये भी तो देखना है ना। कुर्बानी का, कुर्बानी का। मेरे ख्याल में उसमें टूथ जो डेंटल हेल्थ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक सो इसका कोई भी खाने पीने से अदरवाइज आप डॉक्टर साहबा की जो है ना वो पन समझ नहीं पा रही। जी, लाहौर वाला मैं समझ गई हूं। लेट्स मूव ऑन। किसी जिद पे अड़ा है बच्चे की तरह, या तो सब कुछ ही मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। जिस तरह का लाहौर में बकरीद के अलावा गोश्त मिलता है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। सो ईद पे ट्रेंड रहता है कि जी आइए हम ये पार्टी कर लें, वो पार्टी कर लें। पहले दिन कलेजी से शुरू और टिक्के पे ख़त्म, दूसरा दिन हलवा पूरी से शुरू और रात में अगेन गोश्त की आइटम पे ख़त्म। सो देयर इज़ मीट एवरीथिंग एवरीवेयर। इतना ज़्यादा गोश्त खा के कहाँ जाएंगे हम सर, ये बताइए? इतना ज़्यादा गोश्त खा के हमारे पास आएंगे, अस्पताल में जाएंगे। हमने भी बहुत आराम किया है, छोटी ईद पे भी किया है, बड़ी ईद पे भी किया है, कुछ हमारा भी ख्याल काम का टाइम शुरू हुआ। हाँ, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन मजाक के अलावा आप ये देखिए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल, सैचुरेटेड फैट्स इतना हम ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है इसकी वजह से। देखिए हार्ट है ना, उसको पंप करना है और एक हद तक ही वो कर सकता है, और आप इतना गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब फुप्पो ने तो नहीं बुलाना, लेकिन उसके अलावा जितने लोगों ने बुलाना है उन सब क्या निहारी और पाए और उसके बाद बिरयानी और उसके बाद जितनी भी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद इस ईद से पहले जितना फ्रिज और फ्रीज़र बिकता है, और उसके बाद आप फ्रीज़र खोलें तो यहाँ बकरा लेटा हुआ होता है, इधर गाय और उसके पाए, और उसके बाद ये ट्रेंड है कि जितना है जमा कर लो और फिर पूरा साल जो है हम इसको खूब दबा के इस्तेमाल करेंगे, बांटेंगे भी नहीं, जो कुछ आ रहा है वो भी रख लेंगे। हमारी जो मेडिकल रिसर्च है वो ये कहती है कि हमने जितना भी गोश्त इस्तेमाल करना है एक दिन में 100 ग्राम से ज़्यादा ना हो, और उसको भी अगर हम 80 ग्राम्स कर लें एक दफ़ा, अगर एक दफ़ा हमने इसका इस्तेमाल किया है, वन मील, तो द सेकेंड टाइम इट शुड बी सम काइंड ऑफ अ दाल और वेजिटेबल, इट शुड नॉट बी मीट अगैन। इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एट ऑल। इज दैट बीफ या फिर ये पोल्ट्री? और हाँ, कोई भी एक चीज, कोई भी एक प्रोटीन, चाहे वो पोल्ट्री takes a lot of time to digest. Yes, so it puts a lot of pressure on your heart, and besides it says that you need to walk, you need to do some kind of physical activity which is cardio, ठीक है, ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। और साथ में आप प्रोबायोटिक लें, तो दही से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। साथ में ये कि गोश्त के साथ आपने सैलेड, रायता, इस टाइप की कोई चीज़ ली या गोश्त को बना लिया कॉम्बिनेशन में, तो यहाँ तो ब्रेकफास्ट से ही निहारी पाए स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद लंच पे भी, उसके बाद डिनर पे भी। अगर एक दफ़ा मिस्टेक हो भी करिए, चलो इट वाज द ईद डे, तो वो कलेजी से स्टार्ट हुआ, बहुत सारे लोग रोज़ा भी उसी तरह से खोल रहे होते हैं कि वो कलेजी आती हैं, वो अपना फास्ट ब्रेक करते हैं, तो वो हमारी ईद है, हमारा त्यौहार है, और हम करते भी हैं कुर्बानी, लेकिन हेल्थ इज़ फर्स्ट, ठीक है। और अगर हम हमारी जो कुकिंग का तरीका है ना, वी ऐड लॉट ऑफ ऑयल एंड लॉट ऑफ मसालास, इट्स बेटर टू ग्रिल या हम उसको स्टीम कर लें विथ वेजिटेबल्स, तो वो फिर भी उसकी बचत हो जाती है, बिकॉज प्रोटीन तो ये हमें दे रहा है, लेकिन साथ में ये सैचुरेटेड फैट्स दे रहा है। और जितना वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं जो कोलोन का कैंसर है, जो उसकी परसेंटेज बढ़ रही है, ये क्यों पाकिस्तान डायबिटीज़ में इतना ऊपर जा रहा है, या पाकिस्तान ओबेसिटी में इतना क्यों ऊपर जा रहा है, तो सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक बच्चों से अगर पूछा जाए तो वो बर्गर्स ही मांगते हैं,
हाँ, तो वो इसी वजह से कंट्रोल करना जरूरी है, और या तो फिर फिजिकल एक्टिविटी हो जिसपे हमारा, और जो बच्चों की अब नहीं होती तो वो शुरू से जो बुनियाद है वो ही गलत हो जाती है, बिकॉज बच्चे अब आजकल गैजेट्स की तरफ, बिकॉज हम महसूस करते हैं कि जी बाहर आप उन्हें नहीं भेज सकते, इट्स नॉट सेफ, आप उन्हें घरों में बिठाते हैं, तो फिर जब वो घरों में खाना खाकर, वो भी अनहेल्दी खाना खाकर घर में बैठे हैं और घर में ही गैजेट्स वगैरह इस्तेमाल करके अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों में मोटापा आता है। हम आम तौर पर कहते हैं, आई हैव रेड माई सेल्फ फ्यू रिसर्च जिसमें कहते हैं कि जी खाने को फ्रीज़ करने से, खाने को नहीं, लाइक अनकुक्ड फूड को, अगर आप या गोश्त को आप फ्रीज़ करते हो उससे कोई नुकसान नहीं आप कर लो, लेकिन आपके मुल्क में इतनी लोड शेडिंग है, वो डीफ्रॉस्ट होता है, फिर वो फ्रीज़ हो जाता है, फिर वो डीफ्रॉस्ट, क्या उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं गिरती इस चीज़ से? वो बिल्कुल गिरती है। और दूसरी बात ये है कि जो बिजली का सारा सिस्टम है उसमें जब वो डीफ्रॉस्ट होता है तो वही वाला जहाँ पे बैक्टीरिया को मौका मिल जाता है उस जगह पे अपना घर बनाने का, और वो दोबारा फ्रीज हो जाता है, और वो दोबारा फिर तो वो मल्टीप्लिकेशन उसकी होती है, फिर हम उसको निकालते हैं तो एटलीस्ट उसको चेक तो कर लें, उसकी डीकलरेशन, ठीक है, उसके बाद वो पैकेट जो था वो बिल्कुल ठीक था कि नहीं, उसमें स्मेल आ रही है कि नहीं, बैक्टीरिया ने खुद तो बोलना नहीं है कि ऐसा हो रहा है। और दूसरा 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम उसको रखना भी है तो 1 महीना, दैट इज 30 days, बट वी आर कीपिंग इट फॉर अबाउट 12 to 16 weeks व्हिच इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो ये सब चीज़ें हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जी हम इसको इतना रख लेंगे कि हम उसको थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा नहीं खाएंगे, पूरा साल यूज़ करेंगे, विच इज़ अ वेस्टेज, बिकॉज ना बिजली की इतनी यहाँ पे मौजूदगी है कि वो मौजूद हो, और प्लस ये उसके न्यूट्रिएंट्स सारे ख़त्म हो चुके होते हैं। तो आप क्या खा रहे हैं या क्या सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि आप गोश्त खा रहे हैं, हाँ, गोश्त खा रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसी न्यूट्रिएंट वैल्यूज़ मौजूद नहीं रहती और ना कोई वाइटामिन्स रहती हैं। तो उसको पहले तो आपने अगर कुर्बानी की है तो उसके हिस्से बनाइए, आपने नेबर्स में दिए, आपने फ्रेंड्स में दिए, आपने गरीबों को दिए, ताकि वो आपको एक सुकून भी दे, बजाय ये कि आपने उसको सेव करके रखा कि अल्लाह आपकी, मतलब आपने उसकी, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत है उसको आपने अच्छे तरीके से बनाया, और अगर आप चाहते हैं कि वो आपको फ़ायदा दे तो ये आपकी हथेली का साइज़ है, दिस पार्ट। अच्छा, जो लोग कुदरती तौर पे लंबे चौड़े हैं तो अल्लाह ताला ने उनके हाथ भी लंबे रखे हैं, तो जो उनका पाम साइज़ होगा वो खुद भी बड़ा होगा, तो अपने पाम के बराबर आपने गोश्त इस्तेमाल करना है। और उसको इस गर्मी के मौसम में अगर आप ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पालक, लौकी, कैबेज, ये नंबर 1 आते हैं, तो वो बहुत अच्छा भी है, आपको ठंडक भी देगा, एब्जॉर्प्शन भी उसकी अच्छी होगी, और साथ में एक प्रोबायोटिक ज़रूर ऐड करें, तो वो दही से बेहतर कोई नहीं। और बच्चों को फिर आपने साथ में लस्सी दे दी, या आप खुद भी मिंट लेमनेड ले लें, तो ये एक इतनी अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाती है। और दूसरे टाइम पे फिर आप चावल या दाल और सब्ज़ी, तो वो आप हल्का और लाइटर भी फील करेंगे, फिर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं होंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। तो भाई गोश्त खाने वाले अफराद हजरात वो सुन लें कि आप अकेला कल्ला गोश्त ना खाएं, अकेला क्यों रहना है, उसके साथ आपने भी और गोश्त के खाएं, उसके साथ सब्जी का इश्क लड़ाएं और अपनी सेहत जो है उसको बनाएं। आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो जाता है, मुलाकात होगी कल, रखें अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।